हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। पेन कॉपी आप उठा के रखें सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग एट हाइट। वर्किंग हाइट का आज चैप्टर 1 होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेरा नहीं, वर्किंग एट हाइट का। इंट्रो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि वर्किंग एट हाइट क्या है। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, अभी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल जीरो से सीखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये इंट्रोड और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये नई बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ें आने वाली है ना, एडवांस थोड़ी बहुत और नॉलेज ज़रूर मैं कोशिश करूँगा यहाँ देने के लिए, वो आप लोगों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनसे लेके जो जॉब कर रहे हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे ये क्लासरूम के अंदर। ठीक है। अब वर्किंग एट हाइट जैसे इसमें लिखा गया है, इसको आप हिंदी में कहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कुछ एक बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं पकड़ पाते हैं। ऊंचाई पर कार्य करना। अब ऊंचाई का मतलब क्या है? ग्राउंड लेवल, धरातल जो है, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो ग्राउंड लेवल है, जमीनी स्तर है। वहाँ से एक ऐसी ऊंचाई, जमीन से ऐसे ऊंचे की तरफ, मतलब ऊपर आसमान की तरफ एक ऐसी ऊंचाई जहाँ से चोट लगने के, गिरने के, दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं या बनते हैं। तो वैसी किसी जगह को हम वर्किंग हाइट या हाइट वर्क बोलते हैं, यानी कि ऊंचाई पे जाके कार्य करना। अब कितनी ऊंचाई पे जाके कार्य करना ये हमने सीखना है। तो जानते हैं जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने कहीं ना कहीं बुक में या नोट्स में या जो भी उनके स्टडी मटेरियल थे वहाँ पे लिखा देखा था 6 फीट, तो वो जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हो सकती हैं, काफ़ी जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं वो भी होंगी। लेकिन मैं इजी तरीके से, जो अपना स्टाइल है पहले से ही बिल्कुल जीरो से अपना प्रॉपर बताना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी कोई जगह जहां काम करना मुश्किल हो जाए, यानी कि मेरे सर की ऊंचाई से भी कुछ 3-4 फीट ऊपर मुझे कोई काम करना है, तो ऐसे सीधा हाथ भी करूंगा ना मैं, तब भी ऊपर तक जा नहीं रहा है। और ऐसे ऊपर हाथ करके कितनी देर काम करेंगे? हो नहीं पाएगा, वो संभव नहीं होता है। तो उसके लिए हमें ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अब ज़मीन से ऊपर उठने के लिए हम कोई सुपरमैन, हनुमान या ऐसी कोई ताकत तो है नहीं भाई जो ऐसे ही हवा में उठ जाएंगे। कुछ न कुछ पैरों के नीचे रखना पड़ेगा, कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा जिस पे हम खड़े होकर काम कर सकें। तो ज़मीनी स्तर से ऊपर काम करने के लिए आपको कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो वहाँ पे रखना पड़ेगा। और वहीं से आपका हाइट वर्क सेफ्टी शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? हाइट वर्क सेफ्टी। ऊंचाई पर कार्य करते समय की जाने वाली सुरक्षा आपकी वहाँ से आरंभ हो जाती है। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, दोनों में इसका बराबर महत्व है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ऊंचाई पे जाया जाता है और कंस्ट्रक्शन का तो काम होता ही ऊंचाई का ही है। कंस्ट्रक्शन में तो 3 स्टेज में काम होता है। पहला ज़मीन के नीचे काम होता है, फिर ज़मीन के लेवल पे काम होता है, फिर ज़मीन के ऊपर काम होता है। कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। नीचे काम होगा, एक्सकावेशन सेफ्टी पढ़ेंगे। ज़मीन लेवल पे काम हो रहा होता है तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और हाउस कीपिंग और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जब ऊपर काम होगा तो वहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग और हाइट वर्क सेफ्टी पढ़ेंगे। ये 3 मेन चरण, मुख्य चरण होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के। इन्हीं में बहुत कुछ सीखना होता है।
बहुत ज़्यादा लोगों की दुर्घटना का कारण ये ऊंचाई पर कार्य करना ही होता है, बहुत ज़्यादा। और इसमें बहुत ऊंचे हाई राइज बिल्डिंग, यानी कि कोई बिल्डिंग बन रही है जिसकी हाइट ही कम से भी कम 250-300 फीट है, ऊपर है, 500 फीट तक भी होती हैं। कोई चिमनी है, पावर प्लांट में काम चलता है, कूलिंग टावर हैं, या कोई साइलो वगैरह बन रहे हैं, या कोई बड़े ऊंचे टैंक बन रहे हैं, या तो फिर कोई स्टील स्ट्रक्चर ही है जो काफ़ी ऊंचा बनाया जाना है, या फिर ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। आपने कभी देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिजली की लाइनें जाती हैं, काफ़ी बड़े बड़े वो खंभे होते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन है, वो भी हाइट वर्क। तो हाई राइज स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें खासकर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। हाइट वर्क सेफ्टी वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी वर्कर, हमारे कामगार या जो कोई भी एम्प्लॉय है या जो मजदूर बंधु हमारे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100, 150, 500, 700 फीट से ही गिर के उनके साथ एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, फैटल जिसको हम मृत्यु भी कहते हैं, वो भी हो जाती है। ऐसा नहीं है, 2 से 5 फीट ऊपर से गिर के भी एक्सीडेंट होते हैं, एवन डेथ। रियली 5-10 फीट से गिरने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी, वो फर्स्ट एड इंजरी केस हुआ, नहीं, वो फैटल एक्सीडेंट भी होते हैं। और फैटल एक्सीडेंट का मतलब जो नहीं जानते उनको बता दें बेटा, खत्म हो जाना। तो भी ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ आप में से कोई भी, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइव क्लास के दौरान आप चैप्टर से, फिलहाल इस चैप्टर से रिलेटेड और किसी तरीके का मैसेज करेंगे ना हम पढ़ पाएंगे ना जवाब दे पाएंगे, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी। तो इसमें आपको मैं ये बता दूं ऑब्जेक्टिव्स इसके, आप ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या आप पढ़ने वाले हैं वर्किंग एट हाइट के कंप्लीट पूरे के पूरे जो हमारा सेशन रहेगा वो 2 क्लास का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, उसमें कंप्लीट हम कितना पढ़ने वाले हैं। उसमें देखिए, सबसे पहला तो आप सीख जाएंगे, नंबर 1, यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज द सिचुएशंस एट वर्क एट हाइट। आपको हर वो सिचुएशन के बारे में जानकारी हो जाएगी कि किस स्थिति को, किस सिचुएशन को, किस तरह के कार्य को आप वर्किंग एट हाइट में कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानकारी होगी। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या जानेंगे मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहला तो आपको ये जानकारी होगी कि किस तरह की एक्टिविटी को, किस तरीके की सिचुएशंस को आप जो है कंसिडर एज वर्किंग एट हाइट, आप हाइट वर्क में कंसिडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ जी इसको हाइट वर्क बोलते हैं। सबसे पहला आप ये सीखेंगे। नंबर 2 पॉइंट आपका रहेगा कि आप ये डिसाइड करना शुरू कर देंगे कि आपके लिए जब हाइट पे काम करते हैं तो सही सूटेबल फॉल अरेस्ट सिस्टम कौन सा है, किस किस तरह के फॉल अरेस्ट सिस्टम होते हैं, ऊपर से आपको गिरने से जो बचाते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से अप्लायंसेस हैं जो आप लोगों को यूज करने होते हैं। 2, तीसरा आप ये भी सीखेंगे कि आपको चेक क्या करना है, इंस्पेक्शन क्या करना है, फॉल प्रोटेक्शन की जो डिवाइसेस होती हैं, जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, तो ऊंचाई पे जाने से पहले या ऊंचाई पे जाने के बाद या यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमें क्या क्या चेक करना है और क्या क्या इंस्पेक्शन के अंदर हमें चीजें ध्यान देनी है उसमें। उसके बाद यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी प्रोसीजर इन स्टेयरवेज और लैडर्स। इसके अलावा सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम स्टेयरवेज, वो जो आपके घर में सीढ़ियां होती हैं वो, और लैडर, वो सीढ़ी जो सीधी लगा के चढ़ा जाता है, उन सब के बारे में कंप्लीटली क्या चेक करना है, किस तरीके से लगाना है, कितना लैंडिंग एरिया होना चाहिए, कितना आपको उसको कितने डिग्री पे लगाना है, वो सारी चीजें भी आप सीख जाएंगे। इसके बाद एक और चीज जो आप 5वां पॉइंट है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट टू डू एंड व्हाट डोंट। क्या आपको करना चाहिए हाइट वर्क पे और क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो डू एंड डोंट भी हम इसमें आपको सिखा देंगे, बता देंगे। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आप ये चैप्टर कंप्लीट होने तक सीख जाएंगे, ठीक है।
कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा दे सकते हैं, फिर भी कोई एक आध चीज़ रह जाएगी तो गूगल है उसके लिए, आपके नोट्स हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें भी आपको ज़रूर मिलेंगी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊं कि वर्किंग एट हाइट में वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हाइट वर्क है। तो उसमें सबसे पहला आता है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर, अब ये स्टील स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर मतलब अभी जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री का जो ढांचा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो पूरा स्टील से ही बनाते हैं। मतलब उसमें ज़्यादातर स्टील ही यूज होता है, बड़े बड़े बीम और गार्डर सब उसी के कॉलम सब यूज किए जाते हैं। या वेयर हाउस जो गोदाम बनते हैं बड़े बड़े, कहीं भी आपने देखा होगा तो वो उसके जो नीली नीली छत आप कहीं देखते हैं बड़े गोदाम की, तो वो पूरा स्टील स्ट्रक्चर होता है। तो स्टील स्ट्रक्चर का मतलब लोहे से बनाया जाने वाला ढांचा, और ये हमेशा जमीन से ऊपर स्तर पे ही बनाया जाता है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के नहीं बनाते हैं स्टील से। तो ये स्टील स्ट्रक्चर जहां बन रहा होगा, जहां पे ये काम चल रहा है, वो डेफिनेटली हाइट वर्क में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका होता है रूफ टॉप। रूफ टॉप मतलब रूफ मतलब छत, टॉप मतलब उसका सबसे ऊपर वाला भाग। तो किसी भी मकान पे, किसी बिल्डिंग पे, किसी कमर्शियल बिल्डिंग पे, किसी फैक्ट्री पे, इंडस्ट्री पे अगर छत पे काम कर रहे हैं तो वो छत है क्या, छत जमीन से ऊपर ही है ना। इसीलिए रूफ टॉप पे जो काम चलता है, छत के ऊपर जो काम चलता है, उसे भी हम हाइट वर्क में ही कंसीडर करते हैं। इसके बाद एक और होता है जो शायद बहुत कम आप में से जानते हैं, कैट वॉक। अब कैट वॉक आपने सुना है कि लड़कियां फैशन शो में चलती हैं, उसी को अपन कैट वॉक बोलते हैं। कैट वॉक का मतलब सीधे सीधे माइंड में वही आता है। लेकिन मान लो ये एक दीवार है और इस दीवार पे हमें काम करना है, तो एक ही दीवार पे जब चल के जाओगे तो आपको कैटवॉक ही करना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे रोड पे अपन पहलवान की तरह चलते हैं वैसे नहीं चल सकते, वहां दीवार पे हमें कैटवॉक करके ही चलना है। समझ में आ रही है बात आपको? तो जहां ज्यादा जगह नहीं होती है और वो हाइट पे जहां हम चल रहे होते हैं उसको हम कैटवॉक बोलते हैं। तो दीवार पे या जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां तो कोई दीवार भी नहीं होती है, सिर्फ वो तार ही खींचे होते हैं लोहे के, स्टील के या जिस भी एल्यूमिनियम के बने हो, उसका जो भी उसके अंदर मेटल यूज होता हो, डज नॉट मैटर। फिलहाल ये है हाइट वर्क। तो उस पे भी जब हमें चलना होता है तो वो भी कैटवॉक ही कहलाता है। तो कैटवॉक जो है ना, ये वर्किंग एट हाइट में ही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आता है स्टेयर्स। स्टेयर्स, स्टेज समझते हैं, सीढ़ियां। जब सीढ़ियों पे चल के हम कहीं जाते हैं, वो टेम्पररी भी है, परमानेंट भी है, लेकिन जब उससे गिरते हैं, सीढ़ियों से कोई भी गिरता है तो आप जानते हैं चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, काफ़ी सारी गहरी चोटें आती हैं, कई बार तो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो स्टेज भी हमारे वर्किंग एट हाइट या हाइट वर्क के अंदर कंसीडर किया जा सकता है या किया जाता है। इसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग। डेफिनेटली स्कैफोल्डिंग तो हाइट वर्क में आता ही है, क्योंकि स्कैफोल्ड तो अबव हाइट ग्राउंड लेवल से काम करने के लिए ही, जब जमीन पे खड़े होके काम करना संभव ना हो, ऊपर ज़्यादा हाथ नहीं जा रहा है और काम ऊपर ही करना है, तो फिर टेम्पोररी प्लेटफॉर्म देने के लिए स्कैफोल्ड लगाया जाता है, स्कैफोल्ड इरेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। इसीलिए ये जमीन से ऊपर बनाते हैं, तो हाइट वर्क के अंदर हम इसको भी कंसीडर करते हैं। उसके बाद आपका आता है लैडर। लैडर्स पे चढ़ना उतरना या लैडर पे खड़े होके काम करना कुछ भी रिस्की होता है और ये जमीन से ऊपर होता है। लैडर कहाँ यूज होती है? सीढ़ी कहाँ यूज होगी? जहां तक हम कूद के नहीं जा सकते, उछल के नहीं जा सकते, तो वहां पे लैडर यूज होगी। अब लैडर यूज हुई तो जमीन से ऊपर चले गए, जमीन से ऊपर गए तो
हाइट हो गया। तो ये भी हाइट वर्क में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद एक लास्ट शायद फ्रेम में दिखाई दे जाए, कोशिश करूंगा, एक्सकावेशन। अब कुछ सवाल ये उठ सकता है कि सर एक्सकावेशन तो नीचे गहरी खुदाई होती है, तो इसको एक्सकावेशन को अपन हाइट वर्क में कैसे कंसिडर कर सकते हैं? करते हैं भाई, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए ये हमारा जमीनी स्तर है, लेकिन ये जगह में हमें खुदाई करनी है, यहां पे हमें एक्सकावेशन करना है यहां तक। तो ये जमीन यहां से तो हमने खुदाई करके खाली कर दिया। अब यहां कोई इंसान अगर खड़ा है तो वो नीचे गिरेगा, और ये है 20 फीट गहरा। तो अगर ये नीचे गिरा तो इस जमीनी लेवल से जहां तक, क्योंकि यहां तो जमीन रही नहीं ना, अब ये जहां खड़ा है ये मान लेते हैं हम जमीन है, लेकिन यहां नीचे जो खुदाई की गई है इसके सामने जमीन नहीं है, वो 20 फीट नीचे है। तो ये इस जमीन से 20 फीट ऊपर हाइट पे है, ये गिरेगा। अब मान लो यहीं पे इसको काम करना है, या यहां पे स्कैफोल्डिंग तैयार करके यहां पे स्कैफोल्ड पे काम करना हुआ, और यहां पे खड़ा होके अगर किसी ने काम करना है तो उसके लिए हाइट वर्क होगा डेफिनेटली। अगर वो एज पे कॉर्नर पे बिना स्कैफोल्ड के भी काम कर रहा है तो कोने पे खड़े होके काम करना भी हाइट वर्क में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये नीचे गिर के एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। और एक्सकावेशन सेफ्टी 4 फीट से ज़्यादा, 4 फीट तक तो एक्सकावेशन करते टाइम किसी तरीके की ज़्यादा अलग से सेफ्टी की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन 4 फीट से ज़्यादा अगर नीचे खुदाई होगी तो वहाँ सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। जमीन से ऊपर 6 फीट और जमीन से नीचे 4 फीट, यानी कि इसको अगर मीटर में बोलो 1.8 मीटर, और अगर इसको बोलो तो 1.2 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 पॉइंट बनते हैं। तो ये हमारे वो सभी एक्टिविटी हैं, वो सभी हमारे काम हैं जिसको हम हाइट वर्क में कंसिडर करते हैं, इसको हम हाइट वर्क बोल सकते हैं। कुछ एक और पॉइंट है, एक आध कुछ और सिचुएशन इसके अलावा भी ऐसी होती हैं जिसमें गिरने का खतरा होता है, जिससे फॉल हो सकता है या होता है। जैसे हाइट पर, ऊंचाई पे एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाना, कूदना या पहुंचना, ये भी आपका, वो अभी मैं फैक्टर्स की बात करूंगा। दीज फैक्टर्स एंड सिचुएशंस कुल कॉज ए फॉल, यानी कि मैं आपको अभी कुछ एक फैक्टर्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से ऊपर से गिरने का खतरा होता है या जो गिरने का कारण बनते हैं। तो एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाने में, पहुंचने में, वो उछल के जाएं, चल के जाएं या कैसे भी जाएं, खतरा है तो यही है, अगर ये सेफ नहीं है तो। सो मूविंग फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस एट हाइट इज अ फैक्टर विच इज कॉज्ड फॉल फ्रॉम हाइट, जिसकी वजह से ऊपर से गिरने का खतरा बनता है। उसके बाद अनकवर्ड होल एंड ओपनिंग, उसके बाद क्या है? अनकवर्ड होल एंड ओपनिंग्स। अभी यहां पे ये तो भले ही आप रोड पे खड़े हो, जमीन पे खड़े हो या हाइट वर्क पे हो, अगर यहां ओपनिंग है, इतनी ये ओपनिंग है, और एक आदमी सीधे चलते हुए आ रहा है, उसके कंधे पे ऊपर सरिये, मशीन या कुछ तो भी सर पे कोई और कंधा पर चीज रखी है भारी, और वो नीचे देखने की बजाय ऊपर ध्यान है, या तो रात में काम चल रहा है, लाइटिंग ठीक नहीं है हमारी, उसकी वजह से इसको दिखाई नहीं दिया, किसी भी कारण से वो इसमें गिरा तो सीधा नीचे आएगा। ये हो गया ओपनिंग्स। अब बात करते हैं कि जो होल होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, वो खुले हुए हों, अनकवर्ड होल एंड ओपनिंग्स। अनकवर्ड होल यानी कि रोड पे आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल सीवर लाइन के, पाइप लाइन के, कुछ भी, अगर इसको भी खोल के रखा जाए, मान लिया बारिश आ गया, पानी में दिखाई नहीं देगा, कोई बहुत स्पीड से चल के जा रहा है, उसको दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरीके से हमारी साइट पे, कंस्ट्रक्शन पे या इंडस्ट्री में भी ओपनिंग होल्स होते हैं। वो ऊपर हाइट पे, प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, वो जमीन लेवल पे भी हो सकते हैं। तो ये भी फॉल
फ्रॉम हाइट का कारण बनते हैं। ये भी एक फैक्ट है जिसकी वजह से ऊपर से गिर के नुकसान होता है, ऊपर से गिरने के चांस बनते हैं या लोग गिरते भी हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं। अब बात करते हैं ओपन लेज नॉट बैरिकेडेड। ओपन लेज यानी कि कहीं पे कोई खुदाई का काम चल रहा है, कुछ भी है और वहां बैरिकेड नहीं किया गया। बैरिकेड करते हैं ऐसे करके, इस पे या तो एक चौड़ी सी पट्टी लगाई जाती है लाल कलर की जिस पे खतरा या कार्य प्रगति पर है ऐसे करके डेंजर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। सॉफ्ट बैरिकेड होती है। हार्ड बैरिकेड होती है कि यहाँ पे लोहे के पाइप सरिया या तो पाइप परमानेंट जमीन में गाड़ के और उस पे हम लोग ऐसे बैरिकेड कर देते हैं, परमानेंट हो जाती है। तो अगर ये नहीं लगी हो तो भी सीधा आदमी गिर सकता है, क्योंकि ये सहारा देने के लिए या ये सावधान करने के लिए कि इसके आगे जाने में खतरा है उसके लिए होती है, और नीचे गिर सकते हैं अगर इसको नहीं ध्यान दिया तो अगर कहीं बैरिकेड नहीं किया गया है जरूरत के अनुसार तो वो भी नीचे गिरने का कारण होता है। अब मूविंग सरफेस होता है। मूविंग सरफेस क्या होती हैं? मूविंग सरफेस, ये मूविंग सरफेस क्या है कि एक ऐसा धरातल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा खड़े होने की जगह, काम करने की जगह जो मूव होता है, घूमता है या तो हिलता है। मूविंग, हिलने वाला। जैसे टेम्पोररी स्कैफोल्ड है, टेम्पोररी स्कैफोल्ड के नीचे पहिए लगे होते हैं, उसको मोबाइल स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। उसके ऊपर अगर कोई खड़ा है और वो इधर से उधर खिसक सकता है, उसके नीचे पहिए हैं, उसको जाम नहीं किया गया, उसको रोका नहीं गया है, तो उस पे अगर हम काम करें और वो थोड़ा सा भी खिसक जाए किसी भी कारण से, धक्का लग गया, झटका लग गया, किसी भी कारण से अगर वो खिसक जाएगा तो हम एकदम से बैलेंस खो देंगे ग्रेविटी के कारण और हम गिर जाएंगे। और अगर गिर नीचे गए तो वो फॉल फ्रॉम हाइट हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब इसके बाद अगला आता है पुअर लाइटिंग। पुअर लाइटिंग, पुअर मतलब कमजोर, गरीब, वही है। लाइटिंग मतलब प्रकाश, रोशनी। तो रात को काम करते समय या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां दिन में भी अंधेरा हो और वहां अगर ऊंचाई पे काम कर रहे हैं लेकिन लाइटिंग अच्छी नहीं है, लाइट बढ़िया नहीं है या वहां खराब हो गई है या जरूरत के अनुसार सफिशिएंट वो पॉइंट नहीं दिए गए हैं जितना हमें चाहिए, तो उसकी वजह से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है पुअर लाइटिंग के बाद। इसके बाद आता है अनसूटेबल फुटवेयर। मैं छोटे छोटे मोटे जितने भी कारण हैं सभी बताने की कोशिश करूंगा। अनसूटेबल फुटवेयर, वैसे ये उतना बड़ा कारण नहीं है लेकिन इससे भी एक्सीडेंट होते हैं। अनसूटेबल फुटवेयर का क्या मतलब है? आपका साइज हमारे इंडियन के हिसाब से 5 का है और मजबूरी में 7 का जूता पहन के गए हैं, 7 का है, 9 का या 10 का मिल गया वो पहन के गए हैं, या जूते की नीचे जो फ्लैट है, जो उसकी तल्ली है, बेस है, वो फटा हुआ है, या उसके लेस खुले हुए हैं, या तो लेस वो टूट गए थे फेंक दिए, लेस है ही नहीं, जूता लूज है, ऐसे पहन के काम कर रहे हैं। उसकी वजह से ऊपर किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे, दीवार पे, छत पे हम चल रहे हैं और वो जूता निकल जाए, मुड़ जाए या एकदम से किसी चीज में फंस जाए तो सीधा सामने या साइड में कहीं भी गिरने के चांस बनेंगे और गिरे मतलब काम खत्म होगा। ओके। अब इसके बाद भी एक आता है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही हो, विंड हो, या बहुत तेज बारिश हो, या बहुत तेज स्नो, बर्फ गिर रही हो, ऐसी जगह में अगर हम काम कर रहे हैं हाइट पे तो ज़्यादा तेज हवा चलेगी, तूफान आता है तब भी एक्सीडेंट होगा, गिरेंगे। बहुत ज़्यादा तेज बारिश आएगी तब भी पूरे चांसेस एक्सीडेंट के। स्नो, अगर बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ पे स्लिपरी सरफेस हो जाता है, हम काम कर नहीं पाएंगे, किसी चीज़ को सपोर्ट के लिए पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सब जगह बर्फ़ गिरी होगी। तो इनमें से भी अगर कोई भी चीज़ है हमारे वर्किंग एरिया पे या हमारे वर्क साइट के ऊपर तो भी फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने का पूरा कारण होता है। ओके। उसके बाद आप किसी
लूज मटेरियल से, कोई फालतू में कबाड़ा पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, कंक्रीट करते हैं, बहुत सारे कंक्रीट के टुकड़े हैं, पत्थर बन जाते हैं, ऐसे गोटियां सी बन जाती हैं, या फिर सरिया वगैरह काटते हैं उसके टुकड़े बने होते हैं, कुछ एक पाइप यूज करना है उसके टुकड़े छोटे मोटे वहां पड़े होते हैं, नट बोल्ट वगैरह बहुत सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे रहती हैं, उससे ठोकर लगने से भी चोट लगती है। इसको बोलते हैं बीम स्ट्रोक, ठोकर लगना, गिर जाना, ठीक है। या तो फिर स्लिपरी सरफेस हो, स्लिपरी सरफेस मतलब ग्रीस है, कीचड़ लगा हुआ है, तेल गिरा हुआ है, या बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो वो घिस घिस के चिकना हो गया, तो ये भी ऊपर से गिरने का, वर्किंग एट हाइट पे फॉल का कारण बनता है, कॉज ये भी एक है। इसके अलावा इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैडर्स, अगर सही लैडर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लैडर को चेक नहीं किया गया, लैडर को लगाने में गलती की गई, लैडर को बांध के नहीं रखा गया, या टूटी हुई लैडर को इस्तेमाल कर दिया गया, सही एंगल पे नहीं लगाया, जिस जगह लगाया वो चिकनी सरफेस है, वो फर्श है या कीचड़ है वहां पे, ऐसे किसी भी कारण से अगर हमने लैडर को लगाया, यूज किया, तो ये भी फॉल फ्रॉम हाइट का कॉज बनेगा, कारण बनेगा। इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी करेंगे तो फिर एक घंटे की, आधे घंटे की करेंगे क्लासेस, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो कल हम पढ़ने वाले हैं फॉल प्रोटेक्शन ऑप्शन, ध्यान दीजिए। कल हमारा वर्किंग एट हाइट के अंदर जो टॉपिक रहेगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे फॉल प्रोटेक्शन ऑप्शंस। फॉल प्रोटेक्शन के ऊपर से गिरने के लिए जो भी बचाव कार्य होते हैं या जो चीजें हमें बचाती हैं, वो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, वो क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इतना ही, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं दे सकते भाई, सीरीज में तो फिर ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा देंगे जितना आप समझ पाए। राइट टाइम क्लासेस अभी से आप शेयर कर सकते हैं चारों तरफ, अपने साथी दोस्तों को बता सकते हैं। अब सेफ्टी की या फायर की रेगुलर क्लास चलेंगी, बीच में एक आध दिन की छुट्टी हो सकती है, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि डेली दे सकें, नहीं तो एक दिन छोड़ के। दोपहर में 1 बजे क्लास रहेगी, रेगुलर बेस पे आप लोग अटेंड करें। कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं भाई वर्किंग एट हाइट के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो भाई राम राम, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। चलो बिना देर किए रिस्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल यहीं छोड़ा था, आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉल प्रोटेक्शन ऑप्शंस। फॉल प्रोटेक्शन के ऑप्शन क्या क्या हैं, किस किस विकल्प को हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या विकल्प हमारे पास होते हैं फॉल प्रोटेक्शन को रोकने के लिए, ऊपर से गिरने के कारण जिस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए। जब तक बाकी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तब तक वेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेट करेंगे तो लाइव है, बहुत लंबी क्लास हो जाती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हम क्लास को लंबी करें, आधा पौना घंटा क्लास लेनी है। तो सो देयर आर मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। तो पहले तो ये बात करें कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन में ए सबसे पहला, द फर्स्ट ऑप्शन इज PFAS। PFAS, इसको मैं आपको बता देता हूं, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, फुल फॉर्म। इसको PFAS लिखने में ऐसे लिखा जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज, ये सबसे ज्यादा, और ये कंपलसरी है, ये इस्तेमाल किया ही जाता है जब भी आप हाइट पे जाएंगे, 6-7 फीट से ऊपर अगर काम करने जाना है तो इसको कंपलसरी माना जाता है सेफ्टी के अंदर। एंड द सेकंड ऑप्शन इज गार्ड रेल।
गार्ड, RAIL, रेल, गार्ड रेल। इसको आप हैंड रेलिंग भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जाएंगे या ज्यादा इंडस्ट्री में कहीं भी सेफ्टी में जो काम कर रहे हैं आप लोग इसको हैंड रेलिंग के नाम से जानते हैं। बताएंगे अभी धीरे धीरे आपको कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज सेफ्टी नेट। हमारे पास ये तीन मेन ऑप्शन होते हैं, मुख्य विकल्प हैं जो फॉल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कहाँ पे किसकी जरूरत है या कहीं पे तीनों की जरूरत है। और ज्यादातर केसेस में ना तीनों की ही जरूरत पड़ती है हमें। हाइट वर्क, देखिए 6 फीट 7 फीट से तो कहते हैं कि हाइट वर्क सेफ्टी जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअली इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें लगभग, सेफ्टी बेल्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाकी सभी चीज़ों की 10 फीट अगर हम चले जाएं तो ये मान लो कि वहाँ इन तीनों चीज़ों के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही सेफ्टी नेट के बगैर काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें हर हाल में चाहिए। तो तीनों में से हम बात करते हैं पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम की, PFAS, इसके बारे में बात करेंगे अभी। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पर्सनल मतलब हमारा खुद का एक निजी, एक बॉडी का, एक इंसान के लिए, फॉल ऊपर से गिरना, अरेस्ट रोकना, किसी एक इंसान को ऊपर से गिरने से रोकने वाला सिस्टम। सिस्टम मीन्स प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम है, एक के बाद एक कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें गिरने से रोकता है। ये क्या होता है एक्चुअली? सेफ्टी बेल्ट, सभी इसका मतलब सीधे सीधे सेफ्टी बेल्ट ही निकाल लेते हैं कि जी सेफ्टी बेल्ट है, लेकिन अकेली सेफ्टी बेल्ट नहीं होती है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी बेल्ट को नहीं मान सकते हम इसके अंदर, और भी सेफ्टी बेल्ट को यूज करने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं। तो इसमें कई पार्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है एंकरेज। एंकरेज, और दूसरा फिर इसमें रहता है एंकरेज कनेक्टर। एंकरेज कनेक्टर। तो एंकरेज की बात करेंगे सबसे पहले। एंकरेज मतलब जो आपने सेफ्टी बेल्ट पहनी है, जिसका नाम सेफ्टी हार्नेस भी बोलते हैं, जो हमने पहनी हुई है, उसको लगाने के लिए कहीं पे ऑप्शन क्या है? तो मान लीजिए यहां पे अगर एक आदमी खड़ा सेफ्टी बेल्ट पहन के अगर खड़े हैं, सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है, तो ये जो सेफ्टी बेल्ट की रस्सी है इसको कनेक्ट कहां करना है? लैनियार्ड जो है, इस लैनियार्ड को, इस रस्सी को हमें कनेक्ट कहां पे करना है, हमें ये देखना है। तो इसको कनेक्ट जहां करते हैं, अब वो कोई गार्डर है या स्पेशल बनाया हुआ एंकरिंग पॉइंट है, तो इसको टाई ऑफ कहां करना है, मतलब इसको लगाना कहां है, तो इसको, इस पॉइंट को हम एंकरेज पॉइंट बोलते हैं। सेफ्टी बेल्ट जहां लगाते हैं इसको हम एंकरेज पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा एंकरेज कनेक्टर। अब ये सेफ्टी बेल्ट का हमारा जो हुक होता है, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हुक हर एक बड़ी छोटी चीज में जाके कनेक्ट हो जाए, वो नहीं लगता है। तो वहां पे एक स्ट्रिप होती है, एक फीता होता है जिसमें बक्कल लगा होता है स्टील का, जैसे कि उसको यहां बांध दिया जाता है ऐसे,
और फिर ये जो सेफ्टी लैनियार्ड हमारा जो है इसको इसमें लगा लेते हैं। तो ये जो था हमारा नंबर 1 और ये जो हमारा कनेक्टर हुआ ये हो गया नंबर 2 एंकरेज कनेक्टर। और एंकरेज कनेक्टर जो ये कनेक्टर है इसकी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी 2500 किलोग्राम की इसकी टेंसिल कैपेसिटी होनी चाहिए। टेंसिल कैपेसिटी समझते हैं? 2500 किलोग्राम अगर इस पे बोझ दे दिया जाए, इस पे वेट एकदम से दे दिया जाए तो ये टूटना नहीं चाहिए। 2500 किलोग्राम लगभग अप्रोक्स बोलते हैं इतना, और पाउंड में मानिए लगभग 5000 पाउंड। एंकरेज कनेक्टर के लिए ये स्टैंडर्ड है। तो कहीं कहीं पे कम या ज्यादा लिखा जा सकता है, कहीं पे हो सकता है कम हो, कहीं पे हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन अप्रोक्स की बात करेंगे लगभग इतना होता है। क्योंकि इतने पे हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने जब भी जो आप काम कर रहे हैं साइट पे, आप सभी जानते हैं आपने इस तरीके से कभी भी ना तो एंकरेज पॉइंट को, ना एंकरेज कनेक्टर को, ना सेफ्टी बेल्ट को, मेरे ख्याल से बहुत कम जगह ऐसा होता है कि कभी हम चेक करते भी हैं। बस कंपनी ने चेक करके दिया, बना के दिया, सर्टिफिकेट साथ में, उसी को आधार मान के हम लोग उसको डायरेक्ट लेबर को, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉय को दे देते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, स्टडी का सिलेबस का एक पॉइंट है तो क्लियर करना जरूरी है, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी हार्नेस। बॉडी हार्नेस जब मुझे ऊपर काम करने के लिए जाना है तो एक यहाँ पे मैं ये जो पूरी की पूरी सेफ्टी बेल्ट होती है, ये सेफ्टी बेल्ट कंधे से लेके नीचे तक, सामने इसमें ऐसे छाती के सामने कनेक्टर होता है और टांगों के नीचे से भी 2 ऐसे स्ट्रिप घूम के आती हैं, और कंधे के पीछे बिल्कुल कमर के यहाँ बीच में मेन कनेक्टर होता है, बकल होता है, जहां से सेफ्टी हार्नेस यानी कि जो रस्सी होती है हमें कहीं पे भी टाई करनी है वो निकलती है। ये सेफ्टी बेल्ट का इस तरीके का भी है नहीं, यहाँ पहन के मैं डेमो करके दिखा भी देता, लेकिन सेफ्टी बेल्ट आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, जो नहीं जानते हैं, जिसने फोटो भी नहीं देखी होगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। ये 2 तरीके की होते हैं बेटा, एक होती है फुल बॉडी हार्नेस और एक होता है हाफ बॉडी हार्नेस। हाफ बॉडी का भी यूज खत्म हो गया है, हाफ बॉडी कहीं पे भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो उतनी ज्यादा कारगर नहीं थी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिलेगी, फुल बॉडी हार्नेस लिखा होगा उस पे, ठीक है। अब फुल बॉडी हार्नेस में बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो कॉमनली या मोस्टली जो यूज होने वाली चीज है वो मैं आपको बताऊं तो मोस्टली यूज होने वाले इसमें आता है फुल बॉडी डबल लैनियार्ड हार्नेस। पूरा नाम आप इसको ये बोल सकते हैं, फुल बॉडी डबल लैनियार्ड हार्नेस। मतलब फुल बॉडी कंधे के ऊपर से लेके जांघों के बीच में से आने वाले स्ट्रिप और सामने छाती पे लगने वाले के साथ साथ डबल लैनियार्ड जो रस्सी होती है वहां कमर के पीछे, उसमें से 2 रस्सियां आती हैं, दोनों पे सेम बराबर हुक होते हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसी को कंसीडर किया जाना चाहिए। और आप भी अपनी साइड पे डबल लैनियार्ड वाले फुल बॉडी हार्नेस को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये डबल सेफ्टी होता है। कभी कभी हम जब काम करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें एक तरफ के हुक को पूरा खोल के वहां से निकाल के दूसरी जगह जब लगाते हैं तो उस बीच में हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, तब टोटली अनसेफ होते हैं क्योंकि हुक कहीं पे कनेक्ट नहीं होता है और हम हवा में लटक रहे होते हैं। ये हमारे लिए जरूरी होती है। इसमें 2 रस्सियां होती हैं हुक के साथ। अभी क्या होता है कि जब तक हम पहले वाले हुक को निकाल के दूसरी जगह लगा नहीं देते हैं तब तक हम दूसरा हुक
खोलते नहीं है। अब कहीं सीढ़ी पे चढ़ना होता है, लैडर पे चढ़ना होता है, या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है जहाँ बीच बीच में ओपनिंग्स हैं, या एक सरफेस से दूसरी सरफेस से, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहीं उछल के, या तो एक गैप है उसके बाद जाना है, तो वो टाइम में सिंगल लैनियार्ड वाली बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। डबल लैनियार्ड यानी कि डबल रस्सी वाली ही सेफ्टी बेल्ट काम आएगी, वही हमारी जान बचाएगी। तो अब इसके बारे में और तो क्या बताएं, इसका भी सेम 5000 पाउंड्स इसकी टेंसिल कैपेसिटी होनी चाहिए। 5000 पाउंड्स इसकी टेंसिल कैपेसिटी, 5000 LBS बोल सकते हैं या तो पाउंड बोल सकते हैं। अब अगर इंडियन भाषा में हम बात करें अपने हिसाब से, तो भाई इसको फिर हम केजी में, किलोग्राम में लगाएंगे, तो वहां आपको 2300 से 2500 किलोग्राम, 2300 से 2500 किलोग्राम का आपको वेट इसको उठाने का टेंसिल कैपेसिटी होना चाहिए कि उतने में भी ये टूटेगा नहीं, तब एक आदमी के सडन शॉक को ये सहन कर पाएगी। अच्छा, इसके जो बकल होते हैं, जो कनेक्टर होते हैं, मतलब आपकी बेल्ट में जो बकल होता है ना, बेल्ट जिसमें से हुक लगा के और ऐसे हम एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से बेल्ट में भी बकल्स होते हैं, उनको लगा के एडजस्ट करना होता है। हर बॉडी अलग टाइप की होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई हाइट में ज्यादा, कोई हाइट में कम है, तो पूरी की पूरी सेफ्टी हार्नेस एडजस्टेबल होती है, हर एक पॉइंट उसका एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो जो स्टील के जो बकल उसमें यूज किए जाते हैं, जो कनेक्टर, या उसको डी रिंग बोलते हैं, आप उसको डी रिंग बोल सकते हैं। डी रिंग्स जो उसमें लगे होते हैं, यूज होते हैं जितने भी, वो सभी स्टील के होते हैं और गैल्वेनाइज होते हैं, बिल्कुल जंग नहीं लगता है, कोरोजन ट्रीटेड होते हैं, जंग तो लगेगा नहीं, खराब भी नहीं होंगे वो किसी तरीके से। तो उनकी भी टेंसिल कैपेसिटी 3000 पाउंड्स की होनी चाहिए। जो मतलब चेक 3000 पे करते हैं और बाकी उनकी 5000 तक होनी तो चाहिए, लेकिन करते 3000 पाउंड्स पे ही हैं। 3000 LBS पे डी-रिंग्स और सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी स्ट्रिप जितने भी हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, या हमें टेस्ट करके देख लेना चाहिए हमारे हिसाब से। अब इसमें सेफ्टी हार्नेस के कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, कई कंपोनेंट होते हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा जरूर। एक होता है शॉक एब्जॉर्बिंग, क्या होता है, SHOCK, शॉक, शॉक एब्जॉर्बिंग लाइफलाइन। शॉक एब्जॉर्बिंग लाइफलाइन का मतलब एक ऐसी मटेरियल से बनी हुई रस्सी होती है जिसको लाइफलाइन के रूप में यूज किया जाता है, और जब उसमें सेफ्टी बेल्ट या जो भी हम लोग फॉल अरेस्टर जो कनेक्ट करके रखते हैं, तो जब गिरते हैं ना, तो वो एकदम से कोई भी 50, 60, 70 किलो का आदमी गिरेगा तो शॉक तो लगेगा, झटका तो लगेगा, तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है। मतलब वो एकदम से ना तो आपको झटका लगने देगी और ना ही आपको बहुत ज्यादा नीचे तक जाने देगी, तो आपको वो थोड़ा सा ऐसे करके और वहीं पे ऐसे करके रोक देती है, उसको शॉक एब्जॉर्बिंग लाइफलाइन बोलते हैं। ठीक है, और बताता हूं, और एक होती है हमारी सेल्फ लैनियार्ड, सेल्फ इसको रिट्रैक्टिंग बोल सकते हैं, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड। इसमें क्या होता है, एक पुल्ली होती है, ये खासकर मैं आपको बताऊं कहां काम आता है, जब हमें कोई सीवर लाइन में, पाइप लाइन में या किसी मैनहोल के अंदर जाना होता है, तो एक ट्राइपॉड लगा होता है ऐसा करके 3 टांगों वाला, जो ट्यूबवेल लगाने में भी आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, कहीं गांव देहात में या शहर में कहीं भी जब ट्यूबवेल लगाते हैं तो ऐसे 3 टांगों पे ऊंचा सा खड़ा होता है, फिर उसमें बीच में कनेक्ट करके वो पाइप नीचे उतारते हैं। उसी तरीके से इसमें भी 3 टांगों का जो वो ट्रायंगल सा जो बोलते हैं वो खड़ा करते हैं, उसके बीच में एंकरिंग पॉइंट होता है, और ये एक पुली की तरह होता है, जो चैन पुली बड़े भारी सामान को खींचने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके का एक पुली होता है।
इसमें से एक रस्सी नीचे जाती है जो हमारे सीधे शरीर के कमर पे हमारा जो सेफ्टी बेल्ट या जो हार्नेस है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अपने हिसाब से धीरे 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 हम उस आदमी को जो काम करने जा रहा है नीचे, उसको इससे नीचे उतार देते हैं और फिर वापस ऊपर भी खींच लेते हैं। ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड होता है, यानी कि इसको किसी दूसरे आदमी के बिना हम खुद भी हैंडल कर सकते हैं। अपने से ही उसका कनेक्टर होता है, तो उसको जैसे जैसे लूज छोड़ेंगे वो नीचे आएगा, जैसे टाइट करेंगे वो टाइट हो जाएगा। ठीक है। अब लाइफलाइन, मेन असली लाइफलाइन की बात करें तो लाइफलाइन भी यूज की जाती हैं इसमें, जिसको लाइफलाइन या ग्रैब केबल बोलते हैं। लाइफलाइन या तो फिर ग्रैब केबल्स। अब ये लाइफलाइन और ग्रैब केबल हमारे इंडिया में क्या होता है, ये नायलॉन की जो रस्सियां होती हैं, जिसको प्लास्टिक की रस्सी भी हम बोलते हैं, वो नायलॉन की रस्सियों को ही 16 mm की, मैक्सिमम 16 mm की लगभग जो है वो रस्सी को ही लाइफलाइन के रूप में यूज किया जाता है। दो साइड में उसको कनेक्ट करके दोनों साइड में एंकरिंग पॉइंट देके रस्सी पे एक की बजाय कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 आदमी लगा लेते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो उस तरीके की रस्सी पर 1-2 से ज्यादा आदमी जो वो सेफ्टी बेल्ट एंकर करके काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी के बारे में फॉर्मेलिटी है, सेफ्टी ऑफिसर को दिखाने के लिए वो एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। एक्चुअल में ऐसा सेफ्टी का वहां पे कोई प्रोसीजर है ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी आदमी एक ही सिंगल लाइफलाइन पे अगर 4-5 लोग एक साथ एंकर करके खड़े हैं और अगर एक भी कोई मिसहैपनिंग होती है, एक भी लड़का अगर एक भी काम करने वाला अगर नीचे गिरा किसी भी कारण से, कारण बहुत सारे होते हैं ऊपर से गिरने के, हाइट वर्क के, भाई चलते जा रहे हैं, कोई लंबे बड़े सरिये लेके जा रहा है, वो सरिया किसी दूसरे को टच कर जाए, कोई भारी चीज लेके जा रहे हैं वो किसी को धक्का लग जाए, या हमारा ठोकर लग के हम गिर जाएं, प्लेटफॉर्म के जो प्लैंक्स होते हैं लकड़ी के फटे हैं वो कोई टूट जाए, करंट लग जाए, या तो हम जो काम कर रहे थे सेटरिंग वगैरह कर रहे थे वो एकदम हमारे ऊपर गिर जाए, कुछ भी कारण से अगर कोई एक भी गिरा ना तो पूरी की पूरी लाइफलाइन उसी की तरफ झुक जाएगी और सारे के सारे वहीं खींच के आएंगे। और सभी लोग एक 16 mm की रस्सी, वो भी नायलॉन की, जो ऐसे स्ट्रेचेबल होती है, जो खींच सकती है, अगर उस पर लटक गए तो आप भी समझते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली इस चीज को इमेजिन करके देख सकते हैं कि किस लेवल की सेफ्टी हो सकती है वो। ठीक है ना। ये वायर रोप होती है, हल्की होती है, स्टील की हो सकती है या एलॉय, मेरे ख्याल से मिश्रित धातुओं की भी बनके भी शायद आ रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यूज करें तो लाइट वेट और स्टील वायर रोप यूज की जाती है इसके लिए। खासकर लाइफलाइन के अंदर स्टील वायर रोप ही स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड यूज की जानी चाहिए, लेकिन की नहीं जाती है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, और हाँ, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, लाइफलाइन की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो हम मिनिमम 5000 से 11000 पाउंड, 11000 पाउंड की इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ मानते हैं। और ये आपको मैं बताऊं, जो भी लाइफलाइन यूज करते हैं सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए या एंकरिंग पॉइंट के लिए, इसको 5000 से 11000 पाउंड के टेंसिल पे चेक करते हैं, इसको स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। और रेगुलेशंस बताऊं, ओशा के 29 CFR के सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाता है। आप चाहें तो आप रेगुलेशन लिख सकते हैं 29 CFR 1910.66 66। आप जब ये डालेंगे तो लाइफलाइन के बारे में समझ में आएगा कि लाइफलाइन की लोड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका लाइफलाइन के बारे में हो गया। नंबर 3 लाइफलाइन ही था ना। नंबर 3 आपका लाइफलाइन, ये सेफ्टी बेल्ट के साथ जो यूज की जाती हैं, मैं उन सभी चीजों के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद फुल बॉडी हार्नेस तो आ ही गया है आपका, नहीं क्रॉस आर्म रहने दो, इतने बहुत हैं आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम के अंदर एंकरेज पॉइंट सबसे पहला, एंकरेज कनेक्टर,
पॉइंट मतलब जहां पे लगाना है, कनेक्टर मतलब सेफ्टी बेल्ट का जो हुक है और जो एंकरेज है, उन दोनों का कनेक्शन करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको एंकरेज कनेक्टर बोलते हैं। कभी कभी तो जो स्कैफोल्डिंग हुक जो होते हैं, कई तरीके के हुक आते हैं हार्नेस के साथ में लैंडयार्ड पे लगे हुए, मोस्टली स्कैफोल्डिंग हुक ही यूज किए जाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, कई तरीके के स्ट्रक्चर पे वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए एंकरेज कनेक्टर यूज किया जाता है। वो मैंने बताया आपको, वो सीधा एक स्ट्रिप होती है, मतलब एक फीता पट्टी होती है इतनी चौड़ी, जैसे अभी ये इसको हम बना देते हैं, इतनी चौड़ी वो ऐसे स्ट्रिप होती है लंबी, आपकी बेल्ट की तरह, नायलॉन की बनी होती है और प्लास्टिक फाइबर यूज होता है उसके अंदर। उसी पे बक्कल लगा होता है, कनेक्टर लगा होता है, उसी को हम एंकरेज कनेक्टर बोलते हैं। इसके बाद शरीर पे लगा हुआ पूरा का पूरा बॉडी हार्नेस होता है। उसके बाद कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। ये मैंने जो आपको बताया ये सभी हमारी कनेक्टिंग डिवाइसेस थी कि इसके साथ क्या क्या कनेक्ट होता है, इसको हम कनेक्टिंग डिवाइसेस बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बिंग है लाइफलाइन, और इसके बाद सेल्फ रिट्रेन लैंडयार्ड थी। लाइफलाइन या तो इसको हम बोल सकते थे केबल ग्रैब। केबल ग्रैब मतलब एक ऐसी केबल दी गई है जिसपे सेफ्टी बेल्ट लगा के हम लोग रखते हैं और वो हमें पकड़े रहती है। सेफ्टी बेल्ट के जो हुक होते हैं उस हुक को आप कार्बाइन बोल सकते हैं। कार्बाइनर्स होते हैं बहुत सारे, और बेटा ये कई तरीके के हैं। ये थ्रेडेड भी होते हैं। थ्रेडेड मतलब ऐसे करके ये ऐसे भी बने होते हैं, यहाँ पे कनेक्टर रहता है। थ्रेड वाले में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए अभी थ्रेड वाली सस्ती भी होती थी, लेकिन अभी थ्रेड वाले जितने भी कार्बाइनर, या तो इसको आप लैनियार्ड का हुक बोल सकते हैं, ये सभी स्कैफोल्ड हुक में ही यूज होने लगा है। ज्यादातर स्कैफोल्ड हुक वाली ही ली जाती है क्योंकि स्कैफोल्ड हुक काफी बड़ा होता है ऐसे, और वह हर एक टाइप के एंकरिंग पॉइंट पे लग जाता है। चलिए, इसके अलावा आज दो चीजें पढ़ेंगे। एक आपका ये, इसके बाद क्या था, हैंड रेलिंग सिस्टम यानी कि गार्ड रेल सिस्टम। अब दूसरा गार्ड रेल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं आज। गार्ड रेल सिस्टम। अब देखो, गार्ड रेल सिस्टम का जैसा मैंने बताया, गार्ड यानी कि सुरक्षा करने वाला, रेल, रेल किसे कहते हैं, रेल यहाँ पे हमारी जिसमें हम बैठ के जाते हैं ट्रेन, उसको रेल बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली वो रेल नहीं होता है। हिंदी में रेलगाड़ी अगर हम कहें तो वो जो उसकी पटरी होती है ना ऐसी लंबी, जिसपे वो चल के जाती है, उसको रेल बोलते हैं। इसके ऊपर चलने वाली को हम रेल की गाड़ी बोलते हैं। तो रेल का मतलब ऐसे सीधे समानांतर रेखा में जब कोई भी चीज होती है, जिसपे कोई चीज हमें ऐसे लुढ़का के लेके जानी है या ऐसे घिसरा के लेके जानी है, तो उसको हम रेल बोल देते हैं। तो ये गार्ड रेल या इसको हैंड रेल नाम दिया गया है। हैंड रेल मतलब आप जब कहीं पे सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपने घर की चढ़े, हॉस्पिटल की चढ़े, ऑफिस की चढ़े, किसी भी बिल्डिंग की चढ़े, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जैसे अभी बना देते हैं, ये जो सीढ़ियां हैं यहाँ पे, ये चीज तो सभी ने देखी होगी कि यहाँ एक ऐसी पाइप लगा के ऐसे वेल्ड करके बना दिया जाता है, बनाया जाता है सुरक्षा के लिए सीढ़ियों पे कि भाई साइड में ना गिरे कोई भी। तो इसी को हम हैंड रेलिंग कहते हैं, हैंड रेल कहते हैं। इसी को गार्ड रेल कहते हैं। यही चीज है जो आपके घरों में लगाई जाती है। तो हाइट वर्क पे जब हम काम करते हैं, ऊंचाई पे जब काम करते हैं, तो वहां काम करने के लिए भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा के लिए, या अगर हम सेफ्टी ऑफिसर्स हैं तो मेरे को सभी ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉयज, लेबर, वर्कर, सभी की सुरक्षा के लिए हाइट वर्क पे
हैंड रेलिंग देना बहुत जरूरी होता है। ये कई तरीके से दी जाती हैं, लेकिन सिस्टम सभी का बराबर होता है। भाई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सारी जानकारी है, सब कुछ जानते हैं, तो बेटा आपको पढ़ने की वैसे ही जरूरत नहीं है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं। और अगर आपने सारी जानकारी ले रखी है पुत्र जी पहले से ही, तो दूसरों को तो लेने दीजिए। आप ऐसे जवाब देते रहेंगे तो फिर आप ही पढ़ा सकते हैं हमारी जगह। देखिए ये हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां हमने काम करना है। तो अब यहाँ काम करने के लिए, और ये मान लेते हैं कि कम से भी कम 100 फीट ऊपर है जमीन से, 50 से 100 फीट की हाइट के, 50 60 70 80 कितना भी ऊपर हाइट पे है, मिनिमम 50 फीट की हाइट पे ये है। तो यहाँ अगर साइड में कुछ भी रुकावट नहीं होगी, कुछ भी अगर हम सेफ्टी की ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं लगाएंगे, कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से गिरते ही मेजर एक्सीडेंट होगा, और मेजर एक्सीडेंट में फैटल होने के बहुत चांसेस हैं, यानी कि डेथ होने के बहुत चांसेस होते हैं हाइट वर्क में। और स्कैफोल्डिंग पे तो बहुत ही ज्यादा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर डेथ का रेशियो है तो वो स्कैफोल्डिंग पे काम करने के दौरान ही है, आप रिकॉर्ड उठा सकते हैं। तो इस पे काम करते समय हमें सेफ्टी के लिए हैंड रेल या गार्ड रेल की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे ऊपर पाइप लगा के कैसे भी एक जो रेलिंग दी जाती है सबसे ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं टॉप रेल। क्या बोलते हैं? टॉप रेल। टॉप रेल मतलब सबसे टॉप में दी हुई है, ये टॉप रेल है। तो अभी जैसे आपके बीच में एक कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो इसकी जो वर्किंग प्लेटफॉर्म से जो हाइट होती है बेटा, ये वाली टोटल ये 42 इंचेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड टाइप ऑफ वर्क, इसको 2 से 3 इंच डाउन भी रखा जा सकता है और 2 से 3 इंच ऊपर भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी जरूरी नहीं है 42 ही होती है, इसको 45 इंचेस भी किया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो इसको 45 इंच तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े, उतना ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है, तो इसको हम 40 इंच पे भी रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बीच वाला ओशा के अंदर हमारे और भी कई, ओशा के अलावा भी 1-2 अथॉरिटी हैं भाई जो ये सारी चीजें देती हैं कि हमें कब कितना कहां पे क्या लगाना है। 107 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना दोनों। अब इसके बाद, और मैंने आपको बताया इसको 3 इंच तक नीचे रखा जा सकता है 42 से, और यही ओशा के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं सभी को, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो 3 इंच बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ 3 इंच मैक्सिमम डाउन और 3 इंच मैक्सिमम अप। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, उससे कम ज्यादा संभव नहीं है और किया भी नहीं जाता है। ये होगी टॉप रेल। अब इसके बाद अगर मैं बिल्कुल आपको लोकल लैंग्वेज में देसी हिसाब से बताऊं, क्योंकि बेटा आप जब आप रेलिंग लगाओगे ना, या जो भी साइड पे आप काम कर रहे हो, आप भी जानते हो, मैं भी काम करके आया इतने सालों तक, हमें भी जानकारी है भाई, वहां पे कोई भी वो आप टेप लेके और मापने नहीं जाने वाले हो। आपने लेबर को बोल दिया, वो लेबर जैसे आज तक लगाती है वैसे ही लगाएगा। तो मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि आपकी जो बेल्ट होती है, नॉर्मली 5-5 से लेके 5-8 तक की हमारे इंडिया में एक एवरेज हाइट मानी जाती है। तो उस हिसाब से जो कमर में आप बेल्ट जहां लगाते हैं वहां हम टॉप रेल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, वहां टॉप रेल लगाई जाती है, और जहां आपका घुटना होता है वहां पे हमारी बीच में जो रेलिंग लगाई जाती है इसको बोलते हैं मिड रेल। मिड रेल यानी कि बीच में लगने वाली, जो बिल्कुल हाफ में लगाई जाती है, और तो 42 के बिल्कुल बीच में लगाई जाएगी, तो इसको आप 21 इंच कर सकते हैं।
तो अगर ऊपर वाली 3 इंच ऊपर नीचे होगी तो ये भी 3 इंच ऊपर या नीचे होगी, अगर कभी भी कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, और इसके नीचे ये हो गया पूरा काम, लेकिन अभी भी बाकी है। यहां प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसे लकड़ी के फट्टे या स्टील की प्लेट्स लगाए जाते हैं। यहाँ पाइप नहीं लगाया जाता, ये पूरा बंद होता है, ये बिल्कुल बंद होता है भाई, पूरा का पूरा इसको बंद किया जाता है। अब ये हमारा 3.5 से 4 इंच की ऊंचाई इसकी होती है, यानी कि ये जो हम फटा लगाएंगे ऐसे खड़े, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है तो ये सबसे नीचे वाला ऐसे खड़ा फटा लगाया जाएगा, और ये खड़ा फटा या स्टील की जो प्लेट लगाएंगे इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो हमारी 3.5 से 4 इंच की रहेगी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? इसको बोलते हैं टो बोर्ड। क्या बोलते हैं? टो बोर्ड। तो जो टॉप में लगाई जाएगी वो टॉप रेल, जो बीच में लगाई जाएगी वो बीच में लगी मतलब मिडल में लगी है यानी कि मिड रेल, और जो टो यानी कि पैर के पंजे को टो बोलते हैं, तो जो वो टो लगाई जाएगी तो उसको हम टो बोर्ड बोलेंगे। इसका काम होता है आपको गिरने से रोकना, ये होती है सपोर्ट देने के लिए, और कभी कभी बैठ के काम करते हैं तो बिडरेल काम करती है। और प्लेटफॉर्म पे, जैसे कल भी मैं जिक्र कर रहा था, प्लेटफॉर्म के जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बहुत सारा डेवरेज, बहुत सारे कबाड़ी चीजें रखी जाती हैं, पड़ी होती हैं। जैसे कंक्रीट करते टाइम में कंक्रीट के जो ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो टुकड़े बन जाते हैं बहुत सारे, वो पड़े होते हैं सीमेंट के। और जो सरिया के और शटरिंग प्लेट के बीच में कुछ एक ब्लॉक्स बना के लगाए जाते हैं स्पेशल, वो बहुत सारे पड़े होते हैं। शटरिंग के टाइम में या स्कैफोल्डिंग के टाइम में जो बोल्ट्स वगैरह बच जाते हैं वो, और आपके कुछ एक औजार हथियार होते हैं काम करने के लिए। आप स्पैनर पाना यूज करते हैं, आप चाबी यूज करते हैं, आप हथौड़ी यूज करते हैं, वो सारी चीजें पड़ी होती हैं। कुछ सरिये के टुकड़े पड़े हो सकते हैं, छोटे स्कैफोल्डिंग के जो पाइप होते हैं उनके टुकड़े वहां पड़े हो सकते हैं। तो वो ठोकर लग के, हमारे पैरों से लग के वो नीचे जाके किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए टो बोर्ड लगाया जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऊपर से गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें नीचे गिर के हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको रोकने के लिए टो बोर्ड लगाया जाता है। अब इनका जो एक टेस्ट होता है, एज पर ओशा या कैसे भी अगर टेस्ट बताऊं तो, हालांकि हम उतना टेस्ट करते नहीं है, फिर भी बताना जरूरी रहता है। जो टॉप रेल है ना, इस पे अंदर की साइड से ऐसे बाहर धकेल के देखते हैं कितना, 200 पाउंड। 200 पाउंड का वजन देके इसको चेक करते हैं कि भाई कितना अंदर बाहर जा रहा है। और मैं अगर बताऊं तो ये अगर वो धक्का देने से, 200 पाउंड का वजन डालने से बाहर अंदर हो रहा है तो मैक्सिमम 2 इंच से ज्यादा अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। अगर 2 इंच से ज्यादा अंदर बाहर हो रहा है तो फिर स्कैफोल्डिंग में गड़बड़ है भैया, हैंड रेलिंग गलत है, ये हमारा वेट एकदम से झटके के साथ रोक नहीं पाएगी, इसीलिए इसको फिर दोबारा चेक करना होगा। और अगर 200 पाउंड का मतलब आप लगभग 90 केजी के ऊपर मान के चलो, 90 केजी का 1-2 किलो ज्यादा हो सकता है, तो 90 से 95 केजी के किलोग्राम के, अब किसी आदमी से या कैसे भी 2 आदमी मिलके उतना लगभग अंदाजा लगा के उसको धकेल के देखते हैं तो 2 इंच से ज्यादा उसके अंदर बाहर आने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बीच वाली में 150 पाउंड, यही जो है बीच वाली को 150 पाउंड वजन डाल के चेक करते हैं। और टॉप बोर्ड को चेक नहीं करते हैं भाई, उसको ऐसे ही बांध के लगा के रखना पड़ता है। ठीक है भाई। सो आज आपका सेफ्टी बेल्ट, फॉल अरेस्ट सिस्टम और गार्डिंग सिस्टम, गार्डरेल या हैंडरेल सिस्टम दोनों कंप्लीट होते हैं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा और गहराई से कितना पढ़ाएंगे, मोटा मोटा उतना अगर आपने सीख लिया तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आज के लिए यही विराम देते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। कल संडे है, कल तो क्लास नहीं होगी। हाँ, मंडे को फिर रेडी रहिएगा थर्ड पार्ट के लिए, वर्किंग एट हाइट पार्ट थर्ड, सेम टाइम। देखो एकदम से चालू किया है ना, तो हर किसी को टाइम का नहीं पता है। टाइम का हर किसी को पता चलेगा जब आप लोग इस चीज को शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो अगर आप अपने जिस कॉलेज में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं या आपको एग्जाम देना है, या तो आपके पास ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे, टेलीग्राम या फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, तो उन सभी में आप ये डाल सकते हैं ताकि लोगों को एक टाइम पता चल जाए। क्लासेज रेगुलर रहेंगी, डोंट वरी, जब तक कोशिश रहेगी डेली दोपहर में 1 बजे सेफ्टी की एक क्लास तो डेफिनेटली लेंगे। एक आध दिन छूट भी गया तो नेक्स्ट डे कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिए, कंप्लीट सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आज वर्किंग एट हाइट तीसरा दिन है, थर्ड पार्ट। और अभी तक आप पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो सभी जान चुके हैं। और सेकंड ऑप्शन था हमारा फॉल प्रोटेक्शन के अंदर गार्ड रेल या हैंड रेल, वो भी आप जान चुके हैं। तो अभी थर्ड ऑप्शन एक था हमारा सेफ्टी नेट। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, वो समझ सकते हैं। और अगर आज ये पहली बार आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले के दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, तभी यहाँ तक का कंप्लीट आपका चैप्टर हो पाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी नेट। इसे हिंदी में सुरक्षा जाली भी कहा जाता है। अब ये सेफ्टी नेट क्या है? जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, उन्हें ज़्यादा सोचने वालने बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी कोर्स कर रहे हैं या भी करने वाले हैं, उन लोगों ने अगर सेफ्टी नेट नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ बेटा। आप कभी कहीं गए हों और वहाँ कोई किसी बिल्डिंग का, किसी बहुमंजिला इमारत का, शॉपिंग मॉल का या कोई भी तरह की इमारत बिल्डिंग का काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का, तो उस पे ना ग्रीन कलर के, ज़्यादातर आपको ग्रीन कलर ही मिलेगा, या तो ब्लू मिलता है या ग्रीन मिलता है, वैसे ग्रीन यूज होता है। तो हरे रंग के ग्रीन कलर के जाली लगी देखी होंगी कभी उस बिल्डिंग के आगे, उस बिल्डिंग के सामने, वही सेफ्टी नेट होता है। या कहीं पे ऊपर काम चल रहा हो, उसके नीचे जालियां बांध रखी हों हरे रंग की, कपड़ा जैसा दिखाई देता है दूर से तो वो जाली होती है, उसी को हम सेफ्टी नेट कहते हैं। यानी कि एक ऐसी जाली, एक ऐसा नेट जो हमें सेफ्टी के लिए यूज करना होता है या हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सेफ्टी नेट बोलते हैं। अब सेफ्टी नेट क्या काम करता है? मान लीजिए कि अभी तक हमने जो पढ़ा पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, तो जब हम ऊपर गए तो हमने सेफ्टी बेल्ट लगा रखी है, पहन के हम काम कर रहे थे, सही जगह हमने लगा भी लिया, हम काम भी करते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, मिसहैपनिंग हो कि इसके बावजूद भी हम नीचे गिर जाएं या कोई बहुत भारी सामान नीचे गिर जाए, उसके बाद हमने बेल्ट के बाद हैंडरेल जो हमने पढ़ी थी, हैंडरेल या गार्ड रेल, जो अभी सेकंड पार्ट में से पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा, ये भी लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि इसके ऊपर से गिर जाए या यही फेल कर जाए, यही टूट जाए, इसको धक्का मार के गिर जाए, तब क्या होगा? मान लीजिए कि ज़मीन से 100 फीट
ऊंचाई पे कोई काम कर रहा है, तो वहाँ से ज़मीन पे अगर 100 फीट से सीधा नीचे गिरे तो बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि काम करने वाला या गिरने वाला जो है वो जान बच जाए। ऑलमोस्ट ऐसे केसेस में फेटल होता है, फेटल मतलब जान चली जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि इतनी हाइट से हम गिरेंगे तो बचने का चांस बहुत ही कम, रेयर केस, शायद नहीं बचेगा। डायरेक्ट अगर फर्श पे गिरे, सरिये हो सकते हैं, नीचे पाइप हो सकते हैं, ईंट पत्थर हो सकते हैं, कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है, औजार रखे हो सकते हैं, कोई मशीन रखी हो सकती है, उस पर गिरे, तो वो तो डिपेंड करता है कि कब कहाँ गिरे। गोपाल गुजर, आप लेट हो गए बेटा, सेकंड पार्ट देख लेना लाइफलाइन के बारे में, उसमें बताया गया है। तो यहाँ क्या करते हैं कि 100 फीट पे अगर सेफ्टी बेल्ट, हैंडरेल सब कुछ है, या सेफ्टी बेल्ट वहाँ नहीं लगा सकते हैं, हैंडरेलिंग दी है या फिर हो सकता है हैंडरेलिंग नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे टाइम में हमें क्या चाहिए, ऐसे टाइम में हम ना इसके नीचे एक जाली बांध देते हैं कि कैसा भी हुआ, कुछ भी हुआ, तब भी नीचे तो नहीं गिरेंगे, जाली में आगे गिरेंगे, जाली में से फिर वापस पकड़ के हम ऊपर चढ़ जाएंगे, जान बच जाएगी। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ऊपर से गिरने से बचाने का, इसी को हम सेफ्टी नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी नेट। अब इसी के बारे में पढ़ना है। सेफ्टी नेट के बारे में आपको मैं बताऊं कि अगर सेफ्टी नेट हमें काम करना है, ये है हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसको आप बोल देंगे वर्किंग प्लेटफॉर्म। अब वर्किंग प्लेटफॉर्म से अगर हमने सेफ्टी नेट लगाया है 5 फीट नीचे, वर्टिकल डिस्टेंस अगर प्लेटफॉर्म से नीचे 5 फीट पे हमने सेफ्टी नेट लगाना है, तो ध्यान देना ये सेफ्टी नेट, ये हमारा प्लेटफॉर्म का लिमिट है कि प्लेटफॉर्म इतने के अंदर है। तो 5 फीट नीचे अगर सेफ्टी नेट हमें बांधना हो तो ध्यान देना इसके दोनों साइड 8 फीट सेफ्टी नेट को प्लेटफॉर्म के पैरेलल बिल्कुल सीध के दोनों तरफ 8-8 फीट बाहर निकाल के बांधना होगा। अब वो कैसे बांधना है, कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वहाँ हमारे पास फैसिलिटी क्या क्या है, वहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, सिचुएशन क्या है, वो प्लेटफॉर्म के पास कैसे बांधा जाएगा, वो तो करना पड़ेगा। और वो यहाँ बता भी नहीं सकते हैं, वो जब हम काम करते हैं कहीं पे जाके तो वहाँ की सिचुएशन देख के ही ये डिसाइड किया जाता है कि इसको कैसे लगाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसके फंडामेंटल्स बता देता हूँ, प्रिंसिपल्स किस तरीके से काम करना रहता है। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म से अगर 5 फीट नीचे हम सेफ्टी नेट लगा रहे हैं तो वो सेफ्टी नेट दोनों तरफ 8-8 फीट बाहर निकलना चाहिए और यहाँ बांधा जाना चाहिए, ताकि अगर बाहर से भी दोनों साइड से गिरे, समझिए बाहर क्यों लगाते हैं कि अगर इसके प्लेटफॉर्म के आउटसाइड से भी मिस हैपनिंग हुई ना, तब भी सेफ्टी नेट जाली के अंदर ही गिरेंगे, इसके बाहर नहीं गिरेंगे। इसके बाद अगर 5 की बजाय यहाँ 10 फीट नीचे अगर सेफ्टी नेट बांधना है तो फिर 8 की बजाय हमें 10 फीट बाहर निकालना होगा दोनों साइड। और 10 फीट से ऊपर 11, 12, 14, 15 फीट अगर नीचे आप जितना भी लगा रहे हैं तो फिर 2 से 3 फीट और ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा, 12 से 13 फीट, 12 से 13 फीट। ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, जितना ज़्यादा सेफ्टी नेट नीचे जाएगा उतना ही सेफ्टी नेट को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि
एंगल में जब यहाँ से कोई गिरता है तो वो ऐसे नहीं, वो ऐसे गिरेगा, दोनों साइड बाहर की तरफ गिरेंगे, कोई सामान गिरे या कोई आदमी गिरे। इसीलिए जितना सेफ्टी नेट का वर्किंग प्लेटफॉर्म से सेफ्टी नेट का जितना नीचे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही उसको टाई करने के लिए, उसको बांधने के लिए हमें बाहर की साइड उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, उसका डाया बाहर की तरफ बढ़ा के रखना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की। चलिए बनाए रखते हैं। और सेफ्टी नेट की इंस्पेक्शन की बात करें या उसका टेस्ट करने की बात करें तो सेफ्टी नेट का टेस्ट 6 मंथ में एक बार जरूर होता है, वंस इन 6 मंथ। 6 महीने में एक बार तो हर हाल में इसका 6 महीने के इंटरवल पे इसका करते रहना पड़ता है। और जो इसका टेस्ट होता है उस टेस्ट में क्या करते हैं, बोरियां सीमेंट की या रेत की भरी हुई ऐसी कोई ले लेते हैं। एक्चुअली स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि कम से कम 400 पाउंड का वजन, 400 पाउंड का वजन एक ही बार में उसके ऊपर, यानी कि 400 पाउंड का मतलब बनता है शायद 180-90 किलो, कुछ लगभग 190 किलो के आसपास बनेगा, 190-95 कुछ है। तो 190 से 200 किलो के बीच का आप राउंड फिगर में मान सकते हैं कि उतना वेट डाल के सेफ्टी नेट को चेक किया जाता है कि उसमें किसी तरीके का कट आया कि नहीं, उसके मैश खराब हुई कि नहीं, उसकी जो रस्सियाँ, जो रोप हैं, जो एज पे चारों तरफ कोने पे लगी होती हैं, उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, ये चेक करते हैं इसमें। अब सेफ्टी नेट कैसा होता है, देखो इस तरीके से चारों तरफ उसकी चारों कोने पे रस्सियां बंधी होती हैं और इसमें मैशिंग होती है, पतली पतली ऐसे मैशिंग होती है, जैसे कपड़ा, दरी या कोई भी चीज़ बुनाई होती है ना, ऐसे ही इसको भी बुना जाता है। और ये नायलॉन की रस्सियों का ही, वैसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन मिक्स होता है। इस तरीके से इसकी बुनाई होती है सेफ्टी नेट की। तो ये जो सेफ्टी नेट बुना जा रहा है, इसके मैश का साइज, मैश मतलब ये जो खाने दिखाई दे रहे हैं, ये मैश का साइज, ये जो मैशिंग है इसकी, ये अलग अलग प्रकार की होती है ज़रूरत के अनुसार। जैसे कहीं पे हमें फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ रोकना होता है और कहीं पे हमें फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की बजाय हमें फॉलिंग ऑफ पर्सन, यानी कि आदमियों के गिरने से उसको रोकना होता है। और कहीं कहीं पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और फॉलिंग ऑफ पर्सन दोनों को रोकना होता है। तो वहाँ अलग अलग साइज डिपेंड करता है, मैश साइज के आते हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से आप मांग सकते हैं। 8 mm पासिंग टाइप, 100 mm बाई 100 mm, हाँ ठीक है। मैश साइज देखिए, अब इस मैश साइज की बात करते हैं। मैश साइज इनके बीच का, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके बीच का स्टैंडर्ड मैश साइज जो जनरली यूज किया जाता है वो आपका होता है 100 mm बाई 100 mm। इंच में देखें तो 4x4, ठीक है। इससे बहुत कम के भी आते हैं और इससे बहुत ज़्यादा के भी आते हैं। इसका आईएस स्टैंडर्ड देख लीजिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो इसका आईएस स्टैंडर्ड रहता है 5175/1992। अगर आप ये गूगल पे डालेंगे तो सेफ्टी नेट से रिलेटेड ज़्यादातर सभी प्रकार की जानकारियाँ जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
अब सेफ्टी नेट की कैपेसिटी की अगर बात करें कि सेफ्टी नेट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, टेंसिल कैपेसिटी, यानी कि उतने वेट तक उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, उसकी रस्सियाँ, उसकी मैशिंग जो है वो ख़राब नहीं होंगी, तो वो सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस की तरह ही इसका भी 5000 पाउंड्स इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि 5000 पाउंड के वजन तक टूटेगा नहीं, सेफ्टी नेट खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब सेफ्टी नेट जमीन से कितने ऊपर लगाते हैं, बात है कि सेफ्टी नेट को, ये तो आपने देख लिया जितने फीट पे हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लगा देते हैं, लेकिन सरफेस यानी कि धरातल, जमीन, नीचे वो रोड है, फर्श है या जमीन का जो लेवल है, वहाँ से कितनी हाइट पे जाने के बाद सेफ्टी नेट की ज़रूरत होती है या सेफ्टी नेट को लगाया जाता है। सो एच सेफ्टी नेट आर टू बी यूज्ड व्हेन वर्क इज टेकिंग प्लेस मोर देन 25 फीट। सरफेस से, जमीन से कम 25 फीट हाइट में काम जा चुका हो, 25 फीट हाइट या इससे ज़्यादा ऊंचाई पे जाके काम कर रहे हो, तब ही हम सेफ्टी नेट इंस्टॉल करते हैं, सेफ्टी नेट लगाते हैं। सेफ्टी नेट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या किया जाता है। अब सेफ्टी नेट लगे कई तरीके से होते हैं बेटा, वर्टिकल भी लगे होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी लगे होते हैं। अब मान लीजिए कि हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं, इसको खाली कर लेते हैं। मान लें कि हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां से बाहर, नीचे ठीक है, नीचे क्या है, एक इमारत है, ये बहुमंजिला इमारत हम बना रहे हैं, ऐसे करके फ्लैट फ्लैट बनते हैं ना बहुत सारे, आपने देखा होगा, ऐसे कई मंजिल की इमारतें बन रही होती हैं। अब काम चल रहा है ये वाली मंजिल पे, ये वाली पे, तो यहां नीचे तो छत है, लेंटर डाला हुआ है, फर्श दिया हुआ है, तो यहां तो इसमें से तो तोड़ के नीचे गिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमें यहां सेफ्टी नेट की जरूरत कहां पड़ेगी, हमें सेफ्टी नेट की जरूरत पड़ेगी यहां पे, दोनों साइड। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल नेट इंस्टॉलेशन। वर्टिकल यानी कि खड़े रूप में, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम, ये स्कैफोल्डिंग का मान सकते हैं, वैसे टेम्पोररी कोई प्लेटफॉर्म आप मान सकते हैं, या कहीं पे ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं जहां से नीचे गिरने के चांसेस हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे फिर सीधा जमीन है, इसके नीचे सॉरी सीधा जमीन है। तो यहां पे हमें सेफ्टी नेट ऐसे बांधना होता है जब हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो। और ये जो नीचे बांधा गया है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशन। और बेटा सेफ्टी नेट में मेटल की नहीं होती हैं, जो क्लास के शुरू होते ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपने वो समझा ही नहीं या आपने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, तो बेटा सेफ्टी नेट के बारे में यहाँ कितना भी कोशिश करें नहीं देख पाएंगे। काम करना, क्लास ख़त्म होने के बाद गूगल पे जाके सेफ्टी नेट आप डालना, उसमें फ़ोटो आएंगी, उसको देख के समझ जाओगे वो मेटल नहीं होता, वो नायलॉन होता है, ठीक है। या तो सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है या नायलॉन मिक्स बनी होती है। तो समझ गए अभी किस तरीके से ऐसे बाहर लगाया जाता है, ऐसे अंदर की तरफ लगाया जाता है। और लगाने कहाँ कहाँ होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी नदी के ऊपर काम चल रहा हो, किसी फ्लाईओवर का काम चल रहा हो, किसी ब्रिज का काम चल रहा हो, किसी ऊंची बिल्डिंग का काम चल रहा हो, स्कैफोल्डिंग पे काम चल रहा हो, ऐसी जगह में किसी नदी पे ऊपर काम चल रहा होगा, नीचे सीधा नदी में गिर सकते हैं। फ्लाईओवर कहीं बना रहे होंगे तो वहाँ से सीधा नीचे ज़मीन पे गिर सकते हैं, रोड पे गिर सकते हैं।
किसी बिल्डिंग में मैंने अभी दिखाया आपको कि बिल्डिंग के बाहर साइड में इसलिए लगाते हैं क्योंकि काम करते करते भाई हो सकता है ठोकर लग जाए, धक्का लग जाए, स्लिप कर जाए, कैसे भी बाहर की तरफ काम कर रहा हो तो उसे कुछ गलती हो जाए, सीधा नीचे गिरे। या तो स्टील स्ट्रक्चर का कई काम चल रहा हो, फैक्ट्रियों के जो इमारत होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा ढांचा होता है वो स्टील का बना होता है, स्टील के गार्डर, स्टील के बीम, स्टील की या फाइबर की छत डालते हैं उस पर, तो वहाँ काम कर रहे होंगे, एक बीम पे बैठ के खड़े होकर काम कर रहे हैं, भले सेफ्टी बेल्ट लगाई हो, भाई कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, वहाँ भी नीचे सेफ्टी नेट लगाया जाता है। ऐसी सिचुएशनों में जहाँ भी हमें लगता है कि हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी की सुरक्षा की ज़रूरत है, या कहीं ऐसी जगह हम काम कर रहे हैं जहाँ पे गिरने के चांस हैं लेकिन सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा सकते, पहन ही नहीं सकते, कहीं ऊपर कुछ उसको पहन भी लिया तो टाई एंकर करने का कोई सिस्टम नहीं है अपने पास, तो ऐसी जगह में सिर्फ सेफ्टी नेट ही है जो हमारी या कामगार की, वर्कर की जान बचा सकता है। इसके बाद सेफ्टी नेट के बारे में काफ़ी है, अब पढ़ लेते हैं लैडर्स, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो हाइट वर्क में लैडर भी आता है भाई, स्टेयरवे या तो लैडर, स्टेयरवे और लैडर्स, स्टेयरवे या तो लैडर, इनके बारे में स्टेयरवे रहता है, स्टेयरवे का मतलब ये आपकी सीढ़ियां, इंडस्ट्री के अंदर मशीनों के ऊपर जाने तक जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे आने जाने, उतरने चढ़ने के लिए स्टेयरवेज बनाते हैं हम परमानेंट, वो स्टील की होती हैं। अब कहीं पे परमानेंट कंक्रीट की या ईंटों की भी बना दी जाती है, वो किसी बिल्डिंग से अटैच होती है मंजिल पे जब जाना होता है। तो इंडस्ट्री में भी और कंस्ट्रक्शन में तो देखिए स्टेयरवे आपको देखने को नहीं मिलेगी, इनमें दोनों में वही फर्क है। लैडर जो है ये आपकी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं और स्टेयरवेज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हम स्टील की या कैसी भी बनाते हैं चढ़ने के लिए, तो इन पे हैंडरेल देना जैसे आप अपने घर में देते हैं वैसे ही इन पे हैंडरेलिंग देना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अगर दूसरी साइड दीवार है तो एक ही साइड में हैंडरेलिंग दी जाएगी, और अगर दूसरी साइड भी खाली है, ओपनिंग है, तो फिर दोनों साइड में बराबर हैंडरेलिंग दी जाएगी। और इसमें ध्यान देने की बात होती है कि ये जो हैंडरेल है ये सिंगल नहीं रहती है, ये भी डबल में होती है, और इंस्पेक्ट किया जाता है इनकी वेल्डिंग को। ये हैंडरेल जो ऊपर का हिस्सा है ये बहुत ही स्मूथ और चिकनी रहती है, इस पे किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हाथ छिल गया, वेल्डिंग की हुई है, कहीं से कटा हुआ है, ब्लेड की तरह हाथ चीर दिया, कट गया, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। स्टेयरवेज में ध्यान देने के लिए क्या क्या खास बातें होती हैं, स्टेयरवेज में दोनों साइड में आपको, और ऊपर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे सामने दीवार के अंदर डालना है, दीवार नहीं है सिर्फ प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पे जाके परमानेंटली इसको ऊपर जो मेन प्लेटफॉर्म की, मान लीजिए कि यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया तो प्लेटफॉर्म की भी तो अपनी हैंडरेलिंग होगी ना, तो प्लेटफॉर्म की जो हैंडरेलिंग है डायरेक्ट उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। ऐसा नहीं है यहाँ जाके ख़त्म होना है तो ये जो हिस्सा है सबसे ऊपर ये दीवार के अंदर अटैच होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए परमानेंटली, कि वहां से ये निकलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो स्टेयर्स इसकी हैं, जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे किसी तरीके की चिकनाई नहीं होनी चाहिए, तेल ग्रीस वगैरह कुछ नहीं गिरा होना चाहिए, किसी तरह का भी कोई सामान इसके ऊपर स्टोर करके नहीं रखा जाना चाहिए कभी भी। अगर ये स्टील स्ट्रक्चर की बनी हुई है तो कोई भी बिजली की पावर लाइन, इलेक्ट्रिकल पावर पैनल इसके साथ लगा हुआ, इस पे अटैच किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये स्टेयरकेस में ध्यान देने की चीजें रहती हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ भी आपने चेक करनी है, इसकी साफ सफाई आपने चेक करनी है, किसी तरीके का तेल ग्रीस या ऐसा कुछ भी चिकना इसके ऊपर गिरा नहीं होना चाहिए, और स्मूथनेस होनी चाहिए। एक साइड, एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब स्टेयरकेस दीवार के साथ लगी होती है,
एक तरफ दीवार है, दूसरी तरफ हम हैंड रेलिंग लगा दें तो क्या होता है कि एक साइड हैंड रेलिंग लगा दी, दूसरी तरफ दीवार है, लेकिन कई बार कोई सामान लोड या वेट लेके नीचे उतरते या चढ़ते टाइम में एक साइड तो आप रेलिंग पकड़ के चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हमें उतर के आना हुआ तो दीवार पे हाथ लगाना संभव नहीं होता है। दीवार पे पेंट वेंट किया और चिकनी होती है तो सपोर्ट नहीं बनती है। तो दीवार की तरफ भी एक सिंगल रेलिंग दे दी जाती है, एक सिंगल रेलिंग दूसरी साइड में भी दीवार के अंदर ही ऐसे दीवार के अंदर उसको अटैच करके और नीचे तक हैंड रेलिंग दीवार से बाहर उसको, मेरे पास ऐसा कुछ तो खैर नहीं लिखा है कि कितना होना चाहिए, लेकिन दीवार से इतना सेफ डिस्टेंस हटा के आराम से हाथ लगा के उसको पकड़ के जा सकें, सपोर्ट लेके जा सकें, इतना दूर तो उसको रहना चाहिए। तो ये स्टेयरकेस का। इसके बाद लैडर में ऑलरेडी लैडर के मेरे ख्याल से 2-3 पार्ट अपलोड हैं हमारे लैडर सेफ्टी के, उसमें हर एक प्रकार की लैडर पे क्या क्या सेफ्टी उनको देखना चाहिए वो सब है। और स्कैफोल्ड वाले में भी स्पेशल लैडर के लिए है, इसलिए थोड़ा बहुत ही बताएंगे, ज़्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अब लैडर का यूज करने के लिए क्या करना होता है, लैडर के अंदर जब ये दीवार है, ये दीवार छोड़िए, यहाँ पे ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है और इसी पे अगर जाना है या चढ़ना है तो लैडर जो यहाँ लगाई जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये आपका 75 डिग्री में होना चाहिए, 75 डिग्री में होना चाहिए, या तो टोटल जितनी हाइट है उसका 1/4 पार्ट, टोटल का 1/4 हिस्सा इसको यहां से दूर होना चाहिए, तो आपकी जो लैडर है वो बिल्कुल सही एंगल में लगेगी। इसके बाद ये चीज लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है, यहां अगर आपने उतरना है तो इसके ऊपर तक सीढ़ी कितना जाना चाहिए, 3 फीट। 3 फीट लैंडिंग प्लेटफॉर्म से ऊपर सीढ़ी को हमेशा होना चाहिए। ये है आपका सीढ़ी लगाने का तरीका। अब लैडर को यहां जहां पे ये प्लेटफॉर्म पे टच कर रही है, दोनों साइड से रस्सी से बांधा जाना चाहिए। रस्सी आपकी वो नायलॉन वाली रस्सी हो सकती है, जूट की रस्सी, कॉटन की रस्सी हो सकती है, नायलॉन चाहें तो भी बांध सकते हैं, लेकिन स्टील वायर से, लोहे की तारों से कभी भी लैडर को नहीं बांधते हैं, लैडर को नहीं बांधा जाता है। और नीचे जहां आप इसको रख रहे हैं, जहां आप लगा रहे हैं, इस लैडर के दोनों जो एंड होते हैं, जो एज होती है, इन पे रबर की कैप चढ़ी होती है, जिसकी वजह से यह फिसलती नहीं है। लेकिन लगाते टाइम ध्यान देना है कि जहां हम लैडर को इंस्टॉल कर रहे हैं, जहां लैडर को लगा रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, उसके नीचे का सरफेस बिल्कुल एक समान है या उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, कीचड़ वाला है, दलदल वाला है, कैसा है। तो लैडर को हमेशा एक समान सरफेस बना के तैयार करके ही वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। लैडर पे चढ़ने के लिए हमेशा 1 और 3-1 ये वाला रेशो अपनाया जाता है हाथ और पैर का। मतलब अगर लैडर पे एक हाथ है, सॉरी 3 नहीं, एक हाथ अगर लैडर पे है, ऐसे अभी चढ़ रहे मान लीजिए, अगर मैंने एक हाथ लैडर पे रखा हुआ है, दूसरा हटाया है ऊपर जाने के लिए, तो जब एक हाथ लैडर पे होगा तो 2 पैर लैडर पे रहने ही रहने चाहिए। अगर दोनों हाथ लैडर पे हैं, यानी कि यहां से ऊपर जाके मैंने पकड़ लिया है और दोनों हाथ मेरे लैडर पे हैं, तो ही एक पैर उठ के ऊपर आएगा। यानी कि जब एक हाथ होगा तो 2 पैर रहने चाहिए, जब दोनों हाथ लगे हों तो 1 पैर। ठीक है, इसी तरीके से चढ़ा जाता है। और आप जब चढ़ते हैं तो कभी ध्यान देना, अगर एक हाथ आपका लैडर पे होगा तो पैर दोनों होंगे, और अगर एक पैर लैडर पे होगा तो दोनों हाथ आपके लगे हुए रहेंगे। अब आपका आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे की ही क्लास लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं ले सकते हैं लाइव में।
एक पार्ट और बचता है हाइट वर्क में। ये जनरल क्लास है, बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप तक यहीं पे देने तो फिर मेन क्लास में क्या पढ़ाएंगे, जो मेन क्लास रेगुलर चलती हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ दिया जा रहा है यहाँ। डू एंड डोंट मेन बचता है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। हाइट वर्क पे, ऊंचाई पे कार्य करते टाइम क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, कल हम नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में इसके बारे में जिक्र करेंगे कि वर्किंग हाइट पे हम जब काम कर रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए, व्हाट टू डू, और क्या हमें नहीं करना चाहिए, व्हाट वी डोंट। ठीक है, तो वेट कीजिए कल तक का। कल फिर दोबारा सेम टाइम सेम प्लेस। और आप जब तक शेयर नहीं करेंगे इस क्लास को यहाँ पे, ऐसा तो देखिए मेरा होता नहीं है कभी, और मैं कभी किसी क्लास में बोलता भी नहीं हूँ सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो कीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर ओरिजिनलिटी के साथ आए हुए हैं। जिन्हें पढ़ना है हमारे चैनल पे वही आता है, जिसे नहीं पढ़ना वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करता भी नहीं है। जिसे पढ़ाई अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब करता है, बाकी और कोई नहीं करेगा। तो सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंटेंट को जब अपने ग्रुप में फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप लोगों के ग्रुप होते हैं वहाँ जब शेयर नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ही ये क्लास ले रहे हैं। ये क्लास बाकी और दूसरे साथियों तक जिन्हें ज़रूरत है, कॉलेज में नहीं मिलती है वो स्टडी, वो लेवल की पढ़ाई नहीं मिलती है, तो उन तक ये नहीं जाएगी। सो इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा नैतिक सामाजिक दायित्व है भाई कि हम अच्छी चीज़ को हर किसी तक पहुंचाएं ताकि सबका फायदा हो। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अभी विश्राम देता हूं आज। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए आज लास्ट पार्ट है वर्किंग एट हाइट सेशन का। आज लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। और जो ये फोर्थ पार्ट डायरेक्टली आज का ही पार्ट देख रहे हैं, ये आज की ही क्लास आप ले रहे हैं, तो इससे पहले की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट और हैं, वो देखने के लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा। तो चैनल पे विदाउट सब्सक्रिप्शन तो आपको शायद सभी वीडियो नहीं दिखेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद हो सकता है कि आपको पिछली सभी वीडियो दिख जाएंगी। तो आप वर्किंग हाइट के तीनों पार्ट, पहले के प्रीवियस पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी बिना देर किए तुरंत शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कल बताया था कि एक लास्ट पार्ट बचेगा वर्किंग एट हाइट का। इस पे अभी 2 चीज़ें बची हुई हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट डोंट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स आज ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डूज की। सबसे पहले बात करते हैं डूज की, क्या हमें करना चाहिए और डू क्लोज ऑल ओपनिंग्स एंड होल्स। प्लेटफॉर्म पे, रोड पे, वर्किंग प्लेस पे, साइट पे, कहीं पे भी जहां भी ओपनिंग्स हैं, हॉल हैं, उन सभी को क्लोज करके रखना है, या तो उनको ढक्कन लगा के रखना है, कैप वैप डाल के रखनी है, क्लोज करना है, बंद करना है। उसके बाद दूसरा, बैरिकेड। बैरिकेड करके रखना आवश्यक है, जरूरी है। जहां हाइट पे काम चल रहा है उसके चारों तरफ बैरिकेड करना चाहिए। अगर लंबा काम चलना है तो हार्ड बैरिकेशन करनी है, और अगर कुछ एक टाइम के लिए है, आज के लिए है, 2 घंटा 4 घंटा, ऐसे 1-2 दिन के लिए है, तो आप सॉफ्ट बैरिकेड भी कर सकते हैं। हार्ड बैरिकेड, सॉफ्ट बैरिकेड में फ़र्क ये होता है, हार्ड बैरिकेड में आपको ऐसे पोल गाड़ के और परमानेंट उसको बंद करना होगा।
सॉफ्ट बैरिकेड में क्या होता है, परमानेंट नहीं बंद करते हैं, कैसे भी आप टेम्पोररी पॉल लगा के उस पे जो वाइट और रेड कलर की टेप होती है जिसे हम कॉशन टेप बोलते हैं, सावधानी वाली टेप, खाली वो टेप, इतनी चौड़ी पट्टी है तो आप सिर्फ वो टेप भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जैसा भी हो, बैरिकेड करना बहुत ज़रूरी है। ये डू के सभी पॉइंट हैं। इसके बाद आता है डू टाई ऑफ एंकर पॉइंट। जो सेफ्टी बेल्ट, जो सेफ्टी हार्नेस पहन के ऊपर काम कर रहे हैं हाइट पे, ऊंचाई पे, उसे हमेशा टाई ऑफ करके रखना है, हमेशा हमें उसे लगा के रखना है। अगर उसको बिना लगाए काम करते हैं तो उसके पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, सेफ्टी बेल्ट यूज करने का, इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट है हमारे लिए। इसके बाद डू इंस्पेक्शन टू ऑल पीपीई। जितने भी पीपीज आप यूज करते हैं, आप हेलमेट पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे, शूज़ डालते हैं, आप गॉगल्स लगाते हैं, या कोई भी पीपीज जो भी रिक्वायर्ड है उसको इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है। पहनने से पहले, इस्तेमाल से पहले उसको इंस्पेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीपीज के अलावा जो भी फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हाइट पे काम करते हैं तो फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ भी यूज़ करें वो आपको पहले इंस्पेक्ट करना ही होगा। इंस्पेक्शन के बिना आप उसको यूज नहीं करेंगे। डू वेयर ऑल रिक्वायर्ड पीपीईज। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे हार्ड हेलमेट हो गया, हार्ड हैट बोलते हैं उसको, हेलमेट हुआ, गॉगल्स अभी मैंने जो बताया, वो सभी प्रकार के जो भी रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत है, वो सभी प्रकार के पीपीज आपको हमेशा पहन के ही हाइट पे काम करना। हाइट पे क्या पहन के, तो रिक्वायर्ड पीपीज आप भले एक्सकावेशन में काम करें, कन्फाइंड स्पेस में काम करें, हाइट वर्क पे काम करें, इलेक्ट्रिक पैनल पे आप काम कर रहे हैं, सिविल वर्क आप कर रहे हैं, फेंसिंग में आप कहीं काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का काम हो, जो रिक्वायर्ड पीपीज है वो तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो आपको पहन के ही काम करना होगा, उसके बिना आप काम करेंगे भी नहीं। इसके बाद तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हाइट वर्क की, खासकर हाइट वर्क के बारे में हो रहा है। जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ये सीढ़ी के लिए है, डू मेंटेन 3 पॉइंट ऑलवेज while क्लिम्बिंग ऑन लैडर। आप लैडर पे, सीढ़ी पे जब भी चढ़ें, जब भी उसका इस्तेमाल करें तो हमेशा 3 पॉइंट का ध्यान रखें। 3 पॉइंट का, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट का मतलब है, अगर लैडर पे एक हाथ, लैडर पे हम चढ़ रहे हैं तो अगर हाथ एक हमारा लैडर के साथ अटैच है तो पैर हमेशा दोनों अटैच रहेंगे, और अगर पैर हमारा एक लैडर पे है तो हाथ दोनों अटैच रहेंगे। तो हमेशा 2 हाथ 2 पैर, 4 पॉइंट होते हैं, 4 में से 3 पॉइंट ऑलवेज बी अटैच विद लैडर व्हाइल बी क्लिम्बिंग। जब भी हम चढ़ते हैं लैडर पे हमेशा 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ये सारी डू की बातें कर रहे हैं हम लोग कि हमें करना क्या होता है। इसके बाद डू वर्क विद कॉशन एंड स्लोली। डू वर्क विद कॉशन यानी कि सावधानी, एंड स्लोली, आराम से, धीरे काम करना है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ही एक्सीडेंट होता है, हड़बड़ाहट में ही इंसिडेंट की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। आराम से अगर आप सावधानी के साथ
काम करेंगे। कोई भी वर्कर है, लेबर है, अगर सावधानी के साथ काम कर रहा है तो उसको चोट लगने की जो चांस हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि आराम से काम करेगा। और अगर मिसहैपनिंग कहीं होती भी है तो खुद को संभाल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में संभलने का मौका नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है। इसके बाद 8 नंबर पे हम बात करें तो सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसीजर, ये मेरे पास पॉइंट है। सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसीजर मस्ट फॉलोड। सुरक्षा और स्वास्थ्य के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सभी फॉलो होने चाहिए। यानी कि हाइट वर्क से पहले कोई भी जो ऊंचाई पे काम करने के लिए जाना चाहता है या काम करते हैं, उनका हेल्थ चेकअप होता है। ऊंचाई से घबराहट तो नहीं होती है, चक्कर नहीं आते हैं, ऊंचाई पे जाने के बाद उनका बीपी हाई लो नहीं होता है। ये सब चीज़ें जब तक चेक नहीं होती हैं तो हाइट वर्क के लिए बिना मेडिकल के कोई भी कैंडिडेट को, कोई भी वर्कर को, लेबर को, एम्प्लॉय को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। और वर्बली भी कुछ एक चीज़ें बता सकते हैं डू में, हालांकि अभी डोंट स्टार्ट कर देते हैं। क्या नहीं करना है, तो अभी जो मैंने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जब भी आप साइट पे जाते हैं, आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्टीवर्ड, अगर कहीं भी अपॉइंटमेंट मिलती है और बिल्कुल पहले पहले शुरुआत में कुछ एक दिन समझ नहीं आता है चीज़, तो क्या अगर वहाँ पे हाइट वर्क हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी वहाँ क्या रहेंगी? हाइट वर्क के लिए परमिट, सबसे पहला आपको हाइट वर्क के लिए परमिट चाहिए। विदाउट परमिट हाइट वर्क होता ही नहीं है। जब परमिट दिया जाएगा तो परमिट के अंदर जो परमिट का प्रोफार्मा होता है, जो परमिट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर 1 से लेके ऐसे 10, 20, 15, 25 काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हर एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए एक पॉइंट होता है। यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट पहना है कि नहीं, हेलमेट पहना है नहीं, जूता पहना है नहीं, लेडर लगाया है कि नहीं, लेडर को बांध के रखा है कि नहीं रखा है, स्कैफोल्डिंग है तो स्कैफोल्डिंग का ही परमिट रहता है, स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो प्लेटफॉर्म को चेक किया गया है, प्लेटफॉर्म पे जो प्लैंक्स लकड़ी के फटे लगाए गए हैं वो बांध के रखे हैं या नहीं है, हैंड रेलिंग जो होती है हैंड रेल दी गई है कि नहीं दी गई है, टॉप रेल मिड रेल दोनों दी गई हैं या एक दिया गया है, इस और मेडिकल चेकअप हुआ है कि नहीं, वो सारे पॉइंट हमारे परमिट के अंदर पहले से ही लिखे होते हैं। आपको उसके आगे सिर्फ यस और नो का ऑप्शन करना होता है। तो जो चीज़ें सही हैं, ओके हैं आपके हिसाब से, उनको ही यस करेंगे, जो ओके नहीं है उनको नो करने से पहले वहाँ पे जो भी हमारे सिविल सुपरवाइज़र, सिविल इंजीनियर्स जो भी होंगे, साइट इंचार्ज कोई हैं या तो जो मैन लेबर कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पहले इंटीमेट की जाएगी कि ये चीज़ इतनी बाकी है, जब तक आप ये नहीं करेंगे परमिट नहीं दिया जाएगा, काम स्टार्ट नहीं होगा। तो वो तुरंत फटाफट वो जितनी भी चीज़ें बाकी हैं वो काम करके देंगे, तभी परमिट दिया जाएगा। उसके बाद जब परमिट दे दिया है तब भी टूल बॉक्स मीटिंग होना जरूरी है। टूल बॉक्स मीटिंग का मतलब, टूल बॉक्स मीटिंग, इस पे स्पेशल वीडियो है, चैनल पे ही है, अगर आप सर्च करेंगे टूल बॉक्स मीटिंग के बारे में स्पेशल मिलेगी। तो टूल बॉक्स मीटिंग सबसे पहले सुबह का वही काम होता है। टूल बॉक्स के बिना कभी भी लेबर को हाइट पे, एक्सकवेशन पे या कहीं किसी काम पे नहीं जाने दिया जाता है। उसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं उन सभी को कि आपके साथ इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, घटना हो सकती है, ये आपको खतरा है, इससे इस तरीके से आप बच सकते हैं, आपको ऐसे काम करना है। तो ये चीज़ें हमें वर्कर्स को पहले से समझानी, बतानी ज़रूरी है ताकि वो सेफली काम कर सकें और हमारे अनुसार हमारा जो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे हम पैदा कर सकें। तो जब ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा हाइट पे, वो कितनी भी हाइट पे हो, उसके पहले आपने सब चेक किया है, लेकिन दिन में भी सुपरविजन करते रहना पड़ेगा।
अब नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो, सुपरविजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप बना के लगा के कहीं दे रहे हैं उसके ऊपर से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, क्रेन भी आती है, उनका सामान भी जाता है, तो कहीं ना कुछ डैमेज होता है। उसको चेक इसलिए करना है कि आपने जो सेफ्टी बेल्ट दी वो लोग ठीक से पहन रहे हैं कि नहीं, आपने जो प्लेटफॉर्म जैसे बना के दिया था वैसा ही है या कुछ गड़बड़ हो गया है। जो लैडर सुबह लगा के दी थी बढ़िया एंगल देख के और ऊपर नीचे बांध के एकदम सही सरफेस पे दिया था, वो सही है या उसको कहीं हिला दिया गया है, डिगा दिया गया है या कहीं खुल गया है, ये सारी चीज़ें आपने हाइट वर्क में चेक करनी है। कोई भी ऊपर भाग दौड़ नहीं करेगा, इधर से उधर कूद के नहीं जाएगा। और सेफ्टी बेल्ट डबल लैनियार्ड की है तो एक लैनियार्ड ही खोल के अगली जगह अटैच करेंगे, एंकर करेंगे, तब तक पहले वाला लैनियार्ड नहीं खोलना है। दोनों को एक साथ खोल के लेबर लोग क्या करते हैं, पेट पे ऐसे बांध के घूमते रहते हैं इधर से उधर, क्योंकि उनको बार बार खोलने में लगाने में दिक्कत होती है। तो डोंट में आप कभी भी विदाउट फॉल प्रोटेक्शन के सबसे पहले डोंट क्लिम विदाउट फॉल प्रोटेक्शन, आप कभी भी फॉल प्रोटेक्शन के बिना लैडर पे चढ़ेंगे नहीं, हाइट पे जाएंगे नहीं, ये डोंट, ऐसा कभी करना नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है डोंट ओवरलुक पोटेंशियल हैजार्ड्स, डोंट ओवरलुक पोटेंशियल हैजार्ड्स। पोटेंशियल हैजार्ड्स मतलब ऐसे संभावित खतरे जो हमें लगता है, दिखता है कि हाँ पूरी संभावना है और वहाँ से चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनको कभी भी अनदेखा नहीं करना है। ओवरलुक मतलब अनदेखा नहीं कर सकते आप उसको। पहले उसके बारे में अपने सेफ्टी ऑफिसर को, ये लेबर्स के लिए है, ये मजदूरों के लिए है, ये आपने समझाना होगा उनको कि आपको अगर कहीं पे कोई खतरा दिखाई देता है, यानी कि कोई प्लेटफॉर्म है और उसमें कहीं ओपनिंग है या कहीं कोई प्लैंक्स जो फटे लगाए जाते हैं प्लेटफॉर्म के लिए वो निकले हुए हैं, लैडर बंधी हुई नहीं है, या आप जहाँ काम कर रहे हैं बिजली की कोई पावर लाइन गई हो है, ऐसा कुछ भी अगर हैजार्ड्स दिखाई देता है तो उसकी रिपोर्ट की जाए, लेकिन उसको नज़रअंदाज, इग्नोर, ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अगर बैड वेदर है, मौसम खराब है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी है, तूफान चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है, तो ऐसे में कभी भी हाइट वर्क पे काम करना नहीं है। बैड वेदर के टाइम में आप हाइट पे काम नहीं करेंगे। डोंट वियर एनी ज्वेलरी, हाइट पे काम करने के लिए जाते टाइम या काम करते समय कभी भी हाथ में, गले में, पैर में किसी तरीके की लूज, ढीली कोई भी ज्वेलरी पहनना नहीं है, क्योंकि काम करते समय कहीं ना कहीं किसी भी पाइप में, किसी भी सरिये के अंदर या कहीं किसी बोल्ट के अंदर वो फंस जाएगी और एकदम से हम चलने लगेंगे, झटका लगेगा और सडन शॉक के कारण गिर सकते हैं या किसी भी तरीके का कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है। और कुछ और इसके अलावा, ठीक है, एक और अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, डोंट वॉक ऑन वीक रूफ, ऐसी किसी भी छत पे आप काम करने का या चलने का प्रयास ना करें जो आपका वजन नहीं ले सकती, जो आपका लोड नहीं ले सकती, जो आपके चलने से डैमेज हो सकती है, गिर सकती है, तो ऐसी छत पे आप काम करेंगे ही नहीं। और 6 पॉइंट आएगा, दिख जाएगा। डोंट ऑपरेट एनी hoist without
परमिशन, हाइट पे काम करते हैं, किसी तरह की कोई भी क्रेन को विदाउट परमिशन या आउट ऑफ द लिमिट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी चलाना नहीं है। ठीक है। अब जो सेफ्टी कितने पॉइंट होते ध्यान भी नहीं है यार मेरे को, तो 6 तो हो गए होंगे, 7। सेफ्टी बेल्ट जो हमारी हार्नेस है, डोंट यूज ऑफ मिसयूज, सॉरी यूज नहीं, मिसयूज ऑफ सेफ्टी हार्नेस। जो सेफ्टी बेल्ट होती है उसका मिसयूज नहीं करते हैं, उसका मिसयूज करने से आपने रोकना है। होता क्या है, जो सेफ्टी बेल्ट दी जाती है ना, उसकी जो लैनियार्ड होती हैं, जो रस्सी होती हैं एंकर करने के लिए, एंकर पॉइंट के लिए, उससे गलत काम करते हैं। कभी कोई सीमेंट का बोरी उठाएंगे, कोई औजार नीचे से उसमें बांध के वो लोग खींचने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अगर सेफ्टी हार्नेस का मिसयूज होता है तो वो गलत है, क्योंकि सेफ्टी हार्नेस सिर्फ फॉल प्रोटेक्शन के लिए होती है, ऊपर गिरने से बचाने के लिए है, और उसको सिर्फ फॉल प्रोटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसको इस्तेमाल नहीं करना है। डोंट इंस्टॉल डैमेज लैडर। अगर लैडर डैमेज है, अगर ख़राब है, तो उसको हमें यूज नहीं करना है, उसे लगाना नहीं है, ऊपर आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। काफ़ी हैं पॉइंट, और वर्बली थोड़े बहुत मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा जो एक और नहीं, जो चैप्टर यहाँ जो एक और पॉइंट नहीं आए हैं वो आप वर्बली सुनेंगे। सेफ्टी बेल्ट का जो एंकर पॉइंट होता है, हुक जो होता है, उसको हमेशा ऐसी जगह लगाना है जो आपका लोड ले सकता है, जो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं अटैच है। ऐसी जगह कभी भी सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाना है कि मान लीजिए ये यहाँ दीवार है और यहाँ से ये पाइप या कुछ गार्डर इतना सा है, आगे इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है, ओपन है, और इसी में अगर सेफ्टी बेल्ट लगा के हम काम करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है, ये यहाँ से निकल जाएगा और बेल्ट हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी। तो एंकर पॉइंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए, और आपका वेट लेने के लायक होना चाहिए। लैडर इंस्पेक्शन के बिना या ख़राब लैडर को कभी भी आपको यूज नहीं करना है। स्टेयर्स पे अगर चढ़ते हैं तो स्टेयर्स अगर उस पर पानी गिरा है, तेल गिरा है, या कुछ भी ऐसा स्लिपरी सरफेस हो गया, तो भी आपको वहाँ स्टेयर्स के ऊपर नहीं चलना है जब तक कि उनको साफ नहीं किया जाता है। ठीक है, आज आपका वर्किंग एट हाइट का चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन के अंदर नोटिफाई हो जाएगा, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बने रहिए, तब तक मिलते हैं जल्दी अगली कोई अच्छी सी सीरीज के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी स्पेशल सीरीज पे, किसी स्पेशल टॉपिक पे हमें क्लास करना चाहिए, तो वो आप कमेंट में बता दें। संभव होगा तो उन सभी टॉपिक्स पे कोशिश करेंगे क्लासेस लगाने के लिए, क्लासेस देने के लिए। तो चलिए, तब तक जय हिंद।